अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 26। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। अब मैं किस तरह मालूम कर सकता था कि गरलाश सोनिया को कहाँ ले गया। मैं उसके दिमाग को पढ़ नहीं सकता था और सोनिया का दिमाग भी उसके जहर से मुतासिर था। सुजुको ने रेनी की तरफ इशारा करते हुए तंज़ी अंदाज में पूछा, क्या यही तुम्हारी सोनिया है? मैं उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर आ गया। सुजुको जितनी हसीन थी उतनी ही बद दिमाग भी थी और मैं सोनिया के सामने ऐसी हजार हसीनाओं को ठुकरा सकता था। मैं कमरे से बाहर आया तो अब लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, जो लोग किला के अंदर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हम उन्हें वार्निंग देते हैं, उनकी खामोशी उन्हें महंगी पड़ेगी। उनकी जान बख्शी इसी सूरत में हो सकती है कि वो किले का दरवाज़ा खोल दें। तब मुझे याद आया कि किले का बड़ा साहनी दरवाज़ा अंदर से बंद है और यहाँ से कोई जाकर ही उसे खोल सकता है। फिर मुझे याद आया कि जिस चोर रास्ते पर मैं बार बार भटकता रहा हूँ, उस रास्ते का आखिरी सिरा भी किले से बाहर जाता है। क्या इस किले का मुहासरा करने वाले दुश्मन उस रास्ते से अंदर नहीं आ सकते? क्या गरलाश उसी रास्ते से सोनिया को बाहर नहीं ले जा सकता? गरलाश जिस तरह मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गया था और वहां से मेरी सोनिया गुम हो गई थी, तो इन हालात में यही बात समझ में आई थी कि गरलाश अब इस किले में तन्हा मेरे मुकाबले के लिए नहीं ठहरेगा। वो मुझे चैलेंज करने के लिए या मुझे अपने ताक़ुब पर मजबूर करने के लिए सोनिया को उठाकर ले गया है। सुपर मास्टर की तंजीम के तमाम अहम आलाकार ये यकीनी तौर पर समझते होंगे कि मैं सोनिया की खातिर जहन्नुम में भी पहुंच सकता हूं और उसे हासिल करने के लिए उनके बिछाए हुए दाम में आ सकता हूं। वो कमबख्त गरलाश मुझे खतरे की दावत दे गया था कि आओ और मेरे जहरीले दस्तरख्वान से सोनिया को उठाकर ले जाओ। मैं सुजुको के साथ चलता हुआ फटाबा के कमरे में आया। फटाबा फर्श पर बेहोश पड़ा था। जापानी नौजवान की लाश भी उसी तरह पड़ी हुई थी और मुइसोमोटो अपने हाथ में हथकड़ी लिए बैठा हुआ था। सोनिया ने उसे जो हथकड़ी पहनाई थी वो खुल गई थी। ऐसे वक्त उसे अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना चाहिए था। अगर वो कुछ करने के काबिल नहीं था तो वहां से भागकर अपने आदमियों के लिए किले का दरवाज़ा खोल सकता था, मगर वो बहुत ही बुज़दिल था। अपनी जगह जूं का तूं बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी ये हथकड़ी किसने खोली है? उसने हथकड़ी को मेरे कदमों पर रखते हुए कहा, मैंने नहीं खोली, मेरे हाथ पांव ना तोड़ना। वो गरलाश सोनिया को कांधे पर उठाकर यहाँ आया था। उसने सोनिया की जेब से चाबी निकालकर ये हथकड़ी खोल दी और मुझे इशारों में समझाया कि मैं बाहर जाकर किला का आहनी दरवाज़ा खोल दूं। गरलाश सोनिया को लेकर कहाँ गया है? वह फिर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे हाथ पांव ना तोड़ना। मैंने उसे एक ठोकर मारते हुए कहा, ताज्जुब है मेजर यामागुची तुम जैसे बुज़दिल आदमी से कैसे काम लेता है। मैं कभी खून खराबे में शरीक नहीं हुआ, मैं सीधे साधे से काम करता हूँ। इसीलिए मेजर यामागुची ने मुझे एक फिल्मसाज बना दिया है। मैंने उसकी तरफ हथकड़ी बढ़ाते हुए कहा, तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, फिर भी इसे पहनकर बैठो, अच्छे लगते हो। उसने बिला चूंचना अपने एक हाथ और एक पांव में हथकड़ी पहन ली। उसकी चाबी मैंने अपनी जेब में रख ली। इसके बाद मैं सुजुको को साथ लेकर रुथ के पास पहुंचा। आर्थर फर्श पर बेहिस्स हरकत पड़ा हुआ था। रुथ मुझे देखते ही फर्श पर उठ बैठी। अब मैं अपने असली रूप में था, इसलिए उसने मुझे गरलाश समझा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं फरहाद हूं। फिर उससे पूछा, अब तुम्हारे बाजू की तकलीफ कैसी है? अब आराम है? मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूंगी। हाँ, याददाश्त अच्छी रही तो कभी ना भूलोगी। आओ अब मेरे साथ चलो और मेरी रहनुमाई करो कि वो चोर रास्ता किस तरफ से किला के बाहर ले जाता है। मैं गरलाश का पीछा करना चाहता हूँ। वो उठकर अलमारी के पास गई। वो अलमारी खोलकर रिवॉल्वर भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि उसकी सोच ने मुझे बता दिया था कि वो एक टॉर्च निकाल रही है। वह टॉर्च लेकर मेरे और सुजुको के साथ चलती हुई चोर रास्ते की तरफ जाने लगी। सुजुको ने झुंझलाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ कहाँ भागती रहूंगी? मुझे मेरे डैडी से क्यों नहीं मिला रहे हो? अभी डैडी से मिलना जरूरी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जिद पूरी करूंगा तो उतनी देर में सोनिया मुझसे पता नहीं कितनी दूर चली जाएगी। हम तेजी से बढ़ते जा रहे थे। सुजुको अचानक ही पांव पटकती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, तुम ये नखरे अपने बाप को दिखाना, अभी मेरे साथ सीधी तरह चलो, वरना मुइसोमोटो की तरह तुम्हें हथकड़ी पहनाकर बिठा दूंगा। वो मजबूरन झुंझलाती हुई और गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई मेरे साथ घसीटती चली गई। हम पहली मंजिल के जीने के करीब से गुजर रहे थे। उसी वक्त लाउड स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी, फरहाद, तुम्हें यह खुशखबरी सुनाई जाती है कि इस वक्त सोनिया हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो किला के दरवाजे को खोल दो। मैं चंद लम्हों के लिए गुमसुम खड़ा रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि गरलाश सोनिया को लेकर मेरी पहुंच से दूर चला गया है और अब वो लोग मेरी कमजोरी से खेल रहे हैं। जो शख्स लाउड स्पीकर के जरिए मुझ तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा था, मैं उसकी आवाज़ के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचकर सच्चाई टटोलने लगा। वो सोच रहा था, इतनी देर हो गई, फरहाद की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा, मुझे फिर उसे वार्निंग देनी चाहिए।
ये सोचते ही वो बुलंद आवाज से बोलने लगा, फरहाद, हम 10 तक गिन रहे हैं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो इस स्पीकर के जरिए सोनिया की चीख सुनोगे। उसकी सोच बता रही थी कि उसके सामने खड़े हुए एक नौजवान ने माइक्रोफोन का स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने वाले नौजवान ने अपने साथी से कहा, जरा सोच समझकर फरहाद को वार्निंग दो, सोनिया बेहोश पड़ी है। ऐसी हालत में हम उसे अजियतें पहुंचाकर चीखने पर मजबूर नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर के जरिए बोलने वाले नौजवान ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर किसी न किसी तरह उसे सोनिया की आवाज़ तो सुनानी होगी, वरना वो यकीन नहीं करेगा। तुम जरा जाकर सोनिया की हालत देखो और मालूम करो कि वह कब तक होश में आ सकती है। ये कहकर उसने माइक के स्विच को ऑन किया, फिर अपनी धमकी के मुताबिक बहुत ठहर ठहर कर गिनती गिनने लगा। उसका साथी सोनिया की खैरियत मालूम करने के लिए किला के पिछले हिस्से की तरफ गया, मगर अब वहां सोनिया नहीं थी। वहां खड़े हुए एक मुसल्ला नौजवान ने बताया कि गरलाश एक वैगन कार में उसे ले गया है। ये मेरे और सोनिया के हक में बहुत बुरा हुआ। अब चोर रास्ते से भी किला से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि चारों तरफ उनके आदमी फैले हुए थे। रुथ ने मुझे खामोश देखकर पूछा, तुम खामोश क्यों खड़े हो गए? वो 10 तक गिन रहा है। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो वो सोनिया को अजियतें पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, गरलाश ने सोनिया को बेहोश कर दिया है। तुमने ही मुझे बताया था कि गरलाश के जहर में नशे की इंतहा है, लिहाजा सोनिया इतनी जल्दी होश में नहीं आएगी और ना ही वो लोग उसे चीखने पर मजबूर कर सकेंगे। इतनी देर में वो 10 तक गिन चुका था और अब फिर मुझे खोखली सी धमकी दे रहा था। सुनो फरहाद, 10 गिनने के बावजूद हम मुरव्वत से काम ले रहे हैं, लिहाजा फौरन जवाब दो, वरना सोनिया को अजियतें पहुंचाई जाएंगी। जवाब देने का मतलब यही होता कि मैं वहां से किले के दरवाजे पर जाकर उन्हें अपनी आवाज़ सुनाता, जबकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब मुझे सोनिया के लिए सब्र करना था, क्योंकि वो मेरी पहुंच से दूर चली गई थी। मैंने रुथ से कहा, मैं फिर तुम्हें दोस्त की हैसियत से आजमाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि गरलाश सोनिया को कहाँ ले जा सकता है? गरलाश तो उसे किला से बाहर ले गया है। लाउडस्पीकर से तो यही कहा जा रहा है। वो लोग गलत कह रही हैं। रुथ ने मुझे गहरी दिलचस्पी से देखते हुए पूछा, माई गुडनेस, क्या तुम टेलीपैथी के जरिए उनकी गलत बातों को समझ रहे हो? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने अपने रिकॉर्ड में यह ज़रूर पढ़ा है कि कभी मैं टेलीपैथी जानता था, लेकिन सुपर मास्टर ने मुझे ज़हनी झटके पहुंचाकर मेरी याददाश्त गुम कर दी। काश कि मुझे मेरा माजी याद आ जाता, या कम अज़ कम मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें मुझे वापस मिल जाती। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो लोग गलत कह रही हैं? अकल भी कोई चीज़ है। क्या तुम नहीं देख रही हो कि वो लोग अभी तक सिर्फ धमकियां दे रही हैं? हकीकत को मैं समझता हूँ। गरलाश मुझसे बुरी तरह मार खा चुका है। अब वो मुझे इस तरह जेर कर सकता है कि सोनिया को मुझसे दूर ले जाए, ताकि मैं उसका पीछा करूं और वो मुझे कहीं अच्छी तरह घेर कर मुझे और सोनिया को सुपर मास्टर के हवाले कर दे। इसीलिए मैं यकीन से कहता हूं कि सोनिया अब यहाँ नहीं है। तुम मुझे बताओ कि गरलाश उसे कहाँ ले जा सकता है? मैं उसके साथ बातें करता हुआ चोर दरवाजे तक पहुंच गया। इस बात का अंदेशा था कि मुसल्ला दुश्मन मेरा जवाब ना पाकर चोर रास्ते से अंदर आ सकते हैं। रुथ का दिमाग तेजी से सोच रहा था कि गरलाश वहां से फरार होकर कहाँ जा सकता है। वो पूरी दयानतदारी से मेरी और सोनिया की भलाई के लिए सोच रही थी। बदलते हुए वक्त के साथ इंसान किस तरह बदल जाते हैं। रुथ जो मेरी दुश्मन थी, दोस्त बनकर सोच रही थी, और मेरे दूसरी तरफ मेरे साथ चलने वाली सुजुको, जिसे दोस्त बनकर रहना चाहिए था, वो दुश्मन बनकर मुझे और सोनिया को दिल ही दिल में गालियां दे रही थी। अभी मेरी बातें सुनकर उसे भी यकीन हो गया था कि मैं टेलीपैथी नहीं जानता हूँ और उसके दिमाग से उबलने वाली गालियों को नहीं सुन रहा हूँ। बाज़ औक़ात बहुत कुछ सुनकर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और मैं तो बहुत ही मजबूर था। अपनी टेलीपैथी की सलाहियतें जाहिर करके उसके मुंह पर तमाचा मार सकता था। रुथ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, फरहाद, मैं इस वक्त यकीन से तो नहीं कह सकती कि वो जहरीला शैतान सोनिया को कहाँ ले जाएगा, लेकिन पूरे जापान में बहुत से ऐसे मुकामात से वाकिफ़ हूँ जहाँ तंजीम के आदमी आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं हर जगह तुम्हारी रहनुमाई करूँगी। इस तरह शायद किसी जगह सोनिया का सुराग मिल जाए। वो चलते चलते एक जगह रुक गई। फिर उसने कहा, बस ये रास्ता हमें किला के बाहर ले जाएगा, लेकिन अभी हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, अभी हम बाहर नहीं जा सकेंगे। मैं सिर्फ रास्ता मालूम करना चाहता था। अब जो भी यहाँ से किले में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मैं उसे गोली मार दूंगा। अब तुम एक काम करो, यहाँ से अपने कमरे में वापस जाओ और एक कागज़ पर उन तमाम मुकामात के पते नोट कर लो जहाँ तकरीब पसंद लोग रहते हैं। रुथ ने कहा, क्या गरलाश को तुम खुद ही तलाश करोगे? मुझे साथ नहीं ले जाओगे? नहीं, अगर तुम साथ जाओगी तो इस तंजीम की गद्दार कहलाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम सुपर मास्टर का एतमाद बहाल रखो और मेरी काबिल एतमाद दोस्त बनकर उस तंजीम में मेरे लिए काम करती रहो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकोगी? वो मुझे अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने लगी। हमारे चारों तरफ अंधा बना देने वाली तारीकी थी। रुथ ने अपने हाथ में टॉर्च रखने के बावजूद रोशनी नहीं की।
तारीकी को मेहरबान बना दिया। सुजुको ने जरा इंतजार के बाद झुंझलाकर पूछा, तुम दोनों कहाँ हो, खामोश क्यों हो? वो हमारे जवाब का इंतजार करने लगी। फिर तारीकी में दोनों हाथों से टिटोल कर मुझे छूते ही झिंझोड़ती हुई बोली, मैं समझ रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहां मतलब होता है वहां फिसल जाते हो। मैं इस औरत का मुंह नोच लूंगी। मैंने कहा, मुंह नोचने की तकलीफ ना करो, अब तुम हमारी आवाज़ सुन रही हो। रुथ ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे लिए तमाम पते ठिकाने नोट करने जा रही हूँ। वो मुझे टॉर्च देकर चली गई। सुजुको उसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। फिर वो मेरे करीब होकर बोली, तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? तुम कितनी पुरानी बात पूछ रही हो? मैं आज ही की रात की बातें पूछ रही हूँ। पहले जब मैं कमरे में तन्हा थी और सोने जा रही थी तो ठीक उसी वक्त तुम चोर दरवाजे से उछलकर मेरे बिस्तर पर आ गए। दूसरी बार मैं रुथ के कमरे में सो रही थी, तुम वहां भी सिर्फ आए नहीं बल्कि मेरे पास आकर लेट गए। अब समझ में आया कि तुम बहुत पहले ही मुझे बर्बाद करने का प्रोग्राम बना चुके थे। तुम शैतान हो, पारसाना बनो। ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर तुम अपनी लग्जिश को तस्लीम नहीं करोगी। अगर मैं शैतान हूं तो बताओ, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कितने फरिश्ते आ चुकी हैं? वो गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ती हुई बोली, मैं कोई आवारा सोसाइटी गर्ल नहीं हूं। सोसाइटी में मेरा इतना बुलंद मकाम है कि नौजवान मुझसे लिफ्ट हासिल करने की जुर्रत नहीं करते, मुझसे बातें करते हुए डरते हैं। अब मैं भी तुमसे डरता हूं। फिलहाल खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मगर वो बुड़बुड़ाती रही, अपनी अहमियत का एहसास दिलाती रही, ताकि मैं उसकी खातिर सोनिया और रुथ का ख्याल दिल से निकाल दूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इस मौजू पर उससे बहस करता, इसलिए मैं चुपचाप रुथ के दिमाग में झांकने लगा। उसकी दोस्ती का यकीन हो जाने के बावजूद दिमागी तौर पर उसका ताक्कुब करना लाजमी था। सुजुको ने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। उसकी वजह से रुथ के दिमाग तक पहुंचने में खासी देर हो गई। वो उस कमरे में पहुंच गई जहां आर्थर बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन सोच के तसलसल से पता चल जाता है कि सोचने वाला अब तक क्या सोचता रहा था। वो मेरे मुतल्लिक उलझन में गिरफ्तार थी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है या नहीं। खुसूसन औरतें ख्याल ख्वानी से डरती हैं, इसलिए वो सोच रही थी फरहाद से दोस्ती करने में बस यही नुकसान है कि वो मेरे चोर ख्यालात पढ़ लिया करेगा। मेरा दिल कहता है कि उसने मुझसे सच कहा है। वो टेलीपैथी की सलाहियतों से महरूम है, खुदा करे ऐसा ही हो। फिर भी मुझे उसके सच और झूठ को किसी तरह आजमाना चाहिए। इंसान बोलते वक्त अपनी जुबान को रोक सकता है, सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि नादानिस्तगी में बेख्तियार सोचता चला जाता है। यही हाल रुथ का था। वो कमरे में दाखिल होकर आर्थर को देखते हुए सोचने लगी, अगर ये जिंदा रहेगा तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगा। फिर मैं इस तंजीम में रहकर फरहाद के लिए काम नहीं कर सकूंगी, लिहाजा इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो सोचती हुई दवाओं की अलमारी के पास गई, फिर वहां से एक सिरिंज निकाली। अब वो आर्थर को जहरीला इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसने आर्थर के बाजू में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। उसी वक्त किले के बाहर से फायरिंग की आवाज आने लगी। तड़ातड़ गोलियां चल रही थीं। इसका मतलब यही था कि दो गिरोहों का तसादुम हो रहा है। अगर दूसरा गिरोह फौजियों का था तो कर्नल जोशुहो को इतला दी जा रही होगी कि फौजी जवान हमारी मदद के लिए यहां पहुंच गई हैं। ये मालूम करने के लिए मैंने कर्नल के दिमाग में झांक कर देखा। वो एक तैयारे में बैठा ट्रांसमीटर पर किसी की रिपोर्ट सुन रहा था। रिपोर्ट देने वाला बता रहा था कि किला के बाहर मुसल्लह दुश्मनों से उनका जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। अगर वो 10 मिनट के अंदर हथियार ना फेंकेंगे तो फिर फौजी टीयर गैस और हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करेंगे। कर्नल ने पूछा, क्या किला के अंदर फरहाद से राब्ता कायम हो चुका है? जी नहीं, हम ट्रांसमीटर के जरिए कॉल कर रहे हैं मगर जवाब नहीं मिल रहा। यह तो बुरी खबर है। किला के अंदर से जवाब जरूर मिलना चाहिए। तुम दुश्मनों को 10 मिनट की मोहलत ना दो, जल्द से जल्द किला के अंदर पहुंचने की कोशिश करो। मैं आध घंटा में वहां पहुंच जाऊंगा। उनकी बातें सुनकर पता चला कि किले के बाहर कोई फौजी ऑफिसर मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, मगर ट्रांसमीटर फटाबा के कमरे में था और मैं उस कमरे से दूर चोर रास्ते की तारीकी में खड़ा हुआ था। अगर मैं वो जगह छोड़कर ट्रांसमीटर के पास जाता तो उस रास्ते से दुश्मन किले के अंदर पहुंच जाते। सुजुको ने पूछा, हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? मेरे पांव दुख रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मजबूरन अभी कुछ देर यहाँ ठहरना होगा। वो जवाबन कुछ ना कह सकी। बाहर से अब जबरदस्त धमाकों की आवाजें आ रही थीं। जहां हम खड़े हुए थे वहां का फर्श लरज रहा था। किला की पुरानी दीवारें हिल रही थीं। बाहर लोग जिंदगी की आखिरी चीखें सुना रहे थे। फिर चोर रास्ते पर दौड़ते हुए कदमों की दमक सुनाई दी। मैंने रिवॉल्वर संभाल कर ललकारा, हॉल्ट, मैं आर्थर बोल रहा हूँ। योर आइडेंटिटी? कदमों की आवाज रुक गई। उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी फेंकी। फिर एक ने कहा, हम दोस्त हैं, हमें आने दो। मैं और सुजुको रास्ते के मोड़ पर खड़े हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने कहा, आ जाओ। वो दौड़ते हुए रास्ते के मोड़ पर आ गए। मैंने फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी चीखते हुए गिरे, बाकी ठिठक कर वापस जाने लगे। वापसी के वक्त एक दुश्मन मेरी फायरिंग की जद में आ गया और फौरन ही घुटनों के बल रेंगता हुआ रास्ता के मोड़ तक गया।
वहां पहुंचने से पहले ही एक मुर्दा दुश्मन से टकरा गया। मैंने उसकी स्टेन गन उठा ली। मुझे इसी बात की फिक्र थी कि सिर्फ एक रिवॉल्वर से उनका रास्ता कब तक रोक सकूंगा। स्टेन गन हाथ लगते ही मैंने एक बरस्ट मारा, फिर पीछे हट गया। कितनी ही चीखें गूंजने के बाद फिर सन्नाटा छा गया। अब वो लोग आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। चंद लम्हों के बाद किसी ने कहा, फायर ना करो, हम हथियार फेंक रही हैं। मैंने कहा, किला के बाहर जाकर हथियार फेंको, यहां से फायरिंग होगी। ये कहते ही मैंने आगे बढ़कर फिर एक बार फायरिंग की। चीखने और भागने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसे वक्त वो टॉर्च की रोशनी मुझ तक नहीं फेंक सकते थे, ना ही कहीं छुप सकते थे। रास्ता तंग था, सिर्फ भागने में ही उनकी सलामती थी। लेकिन बाहर भी उनकी शामत उनका इंतजार कर रही थी। मैंने वहां से फायरिंग की आवाज़ सुनी। फिर लाउडस्पीकर पर कहा गया, वार्निंग दी जाती है कि हथियार फेंक कर दोनों हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, वरना हम बाहर निकलने पर मजबूर कर देंगे। लाउडस्पीकर से बोलने वाली आवाज़ को मैंने गिरफ्त में लिया। फिर उसके दिमाग से बाहर का मंजर देखने लगा। जो लोग चोर रास्ते पर दोनों तरफ से घिर गए थे, अब उनके लिए हथियार फेंकने के सिवा कोई चारा ना था। वो ये के बाद दीगरे दोनों हाथ उठाकर बाहर आने लगे। फिर मैंने रास्ते के मोड़ पर आकर टॉर्च की रोशनी से उन्हें देखा। अब वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फर्श पर बहुत सी स्टेन गन्ने नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहा, ऑफिसर वेट अ मिनट, मैं फरहाद बाहर आ रहा हूं। सुजुको दौड़ती हुई मेरे पास आ गई और मेरा बाजू थाम कर चलने लगी। बाहर एक ऑफिसर ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर गर्मजोशी से मुसाफिया किया। ब्रावो मिस्टर फरहाद, आपको जिंदा देखकर इत्मीनान हो गया कि हमने यहां पहुंचने में देर नहीं की। हेलो मिस सुजुको, आप भी बखैरियत हैं? मैंने सुजुको को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन मोहतरमा को कहीं हिफाजत से बिठा दें और आप अपने जवानों को लेकर मेरे साथ आएं। अब अंदर कोई नहीं। 2 ऑफिसर 10 जवानों को लेकर मेरे साथ चोर रास्ते में आ गए। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। मैंने रुत की खबर ली। उसके दिमाग ने बताया कि वह हमारी तरफ चली आ रही है, मगर बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनकर वो ठिठक गई। मैंने अनजान बनकर बुलंद आवाज से कहा, कौन है? अगर तुम रुत हो तो बेखौफ चली आओ। वो मेरी आवाज़ पहचान कर चली आई। उसने मुझे एक तय किया हुआ कागज़ दिया। मैंने एक ऑफिसर से कहा, यह रुत माइक है। इसका ताल्लुक भी दुश्मनों से था, मगर इसने मेरा साथ दिया है और अभी आपको तय खाने तक ले जाएगी। एक ऑफिसर 4 जवानों को लेकर रुत के साथ तय खाने की तरफ चला गया। मेरे साथ चलने वाला ऑफिसर ट्रांसमीटर के जरिए कर्नल जोशुहो को मौजूदा हालात से आगाह कर रहा था। उसे यह खुशखबरी सुना दी गई थी कि उसकी बेटी बखैरियत है। कर्नल ने मुझे कॉल किया। मैंने ट्रांसमीटर अपने हाथ में लेकर कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। मैंने आपकी बेटी को आपके आदमियों की पनाह में दे दिया है, मगर मेरी सोनिया मुझसे छीन ली गई है। एक दुश्मन उसे बेहोशी की हालत में उठाकर ले गया है। मैं किला के मुजरिमों को आर्मी के हवाले करके सोनिया की तलाश में जाऊंगा। फरहाद, अभी ना जाना, मेरा इंतजार करो। मैं अब वहां पहुंचने ही वाला हूं। हम सब सोनिया को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तुम फिक्र न करो, मेरा जहाज लैंड कर रहा है। हम चोर रास्ते से निकलकर उस कमरे में आए जहां मेरी तस्वीर लगी हुई थी। ऑफिसर ने उस तस्वीर को देखकर हैरानी का इजहार किया। मैंने उसे समझा दिया कि वो सब दुश्मनों की ड्रामाबाजी थी। यहाँ एक नकली फरहाद और सोनिया तख्लीक किए जा रहे थे। सोनिया का रोल रुत अदा कर रही थी और गरलाश नामी एक जहरीला आदमी फरहाद बनकर सोनिया को ले गया है। ऑफिसर ने 2 नौजवानों को किले का आहनी दरवाजा खोलने के लिए भेज दिया। इसके बाद हम आर्थर के कमरे में आए। वो मुर्दा पड़ा हुआ था। फटाबा अपने कमरे में फर्श पर पड़ा तकलीफ से करा रहा था। मोइसोमोटो को हिरासत में ले लिया गया। पास वाले कमरे में बूढ़ा माइक रस्सियों से बंधा एक बिस्तर पर आराम से सो रहा था। मैंने ऑफिसर को बताया कि वो बूढ़ा पागल और बेजरर है, उसे मेंटल अस्पताल भेज दिया जाए। इस पागल की वजह से मुझे चोर रास्तों का इल्म हुआ था। थोड़ी देर बाद कितने ही मुसल्ला नौजवान किला के अंदर आ गए। मैंने ऑफिसर को रेनी के पास भी पहुंचा दिया। जहरीले नशे के बायस उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। उसे फौरन ही तिब्बी इमदाद के लिए भेज दिया गया। मैं किला से बाहर जाते हुए सोनिया के दिमाग में झांक कर देखने लगा। वो अब भी अपने आप से बेखबर थी, मगर जहर का असर कम हो चुका था। सिर्फ मदहोशी की कैफियत थी। ऐसी हालत में दिमाग खारजी असरात कबूल करने के काबिल होता है। बाहर की आवाज़ें दिमाग को छूती हैं। इसीलिए मैं उसके दिमाग के किसी गोशा से कार के किसी इंजन की हल्की हल्की सी आवाज़ें सुन रहा था। सोनिया अपनी सोच के जरिए कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मैं समझ रहा था कि वो किसी कार में सफ़र कर रही है। मैं उससे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था। नाकामी का यकीन होने के बावजूद मैंने उसके दिमाग को छेड़ा, उसे आवाज़ें दी, मगर उसकी सोचें शराबी की तरह झूम झूम कर रह गईं। किसी शराबी को खट्टी चीज़ें खिलाकर उसका नशा तोड़ा जाता है, सोच के जरिए तोड़ने की कोई सूरत नहीं। मैं सोचता हुआ किले के बाहर आया तो दिन निकल चुका था। मैंने रुत के दिए हुए कागज़ को खोलकर देखा। उस पर 12 मर्द और औरतों के पते दर्ज थे। वो सब इस तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे और जापान के 4 बड़े जजीरों में फैले हुए थे। इस वक्त मैं चौथे बड़े जजीरे कोयोशो में था।
कोयोशो में एक मर्द और 2 औरतों के पते थे। उनमें से एक औरत शहर कोमामोटो में, एक मर्द शहर कागोशीमा में और दूसरी एक औरत मेजाकी में मुकीम थी। गरलाश फौरी तौर पर इन्हीं 3 शहरों की तरफ सोनिया को ले जा सकता था। मैंने किला के अहाते से बाहर आकर देखा। बहुत दूर कर्नल जोशुहो एक गाड़ी के पास खड़ा हुआ अपनी बेटी से बातें कर रहा था। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए वो मुझे देख ना सका। सुजुको उससे मेरी शिकायतें कर रही थी कि मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार किया था। कर्नल ने बुरे रवैये की वजाहत चाही तो उसने कहा, फरहाद मेरी बात नहीं मानता। मैंने कई बार कहा कि मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई, बल्कि दीवाने आशिक की तरह सोनिया को तलाश करता रहा। कर्नल ने बेटी को बड़ी नरमी से समझाया, सूजी, तुम कहती हो कि सोनिया को कोई उठा कर ले गया है, लिहाजा सोनिया को तलाश करना उसका पहला फर्ज था। ऐसे वक्त अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। सुजुको बेबसी से अपना निचला होंठ काटने लगी। उसके दिमाग में ये बात पक रही थी कि फरहाद ने और भी बुरा सलूक किया है, लेकिन उसमें मेरी मर्जी भी शामिल थी और मैं डैडी को ऐसी बातें तो नहीं बता सकती। मैं क्या करूं? वह बदमाश अच्छा भी लगता है और उस पर गुस्सा भी आता है। मैंने दिल ही दिल में कहा, बस अब तुम इसी तजब्जुब में रहोगी कि मैं किस क्वालिटी का बदमाश हूं। अगर अच्छा लगूं तो दुआएं देना, बुरा लगूं तो दिल ही दिल में गालियां देना। मैं बाप बेटी के पास पहुंच गया। कर्नल ने मुझे देखते ही गर्मजोशी से मुसाफिया किया। फरहाद, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मेरे आदमियों ने मेजर यामागुची की भतीजी की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। मेजर के खिलाफ काफी सबूत फराम हो चुकी हैं। कितनी हैरानी की बात है कि मैं आप अपनी आस्तीन के सांप को ना देख सका और तुमने उसे पकड़ लिया। मैंने वो तय किया हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जनाब, अभी तो मैं गरलाश को पकड़ना चाहता हूं। इसमें 1 दर्जन मुजरिमों के पते दर्ज हैं। आप अपने किसी आदमी से कहें कि ये तमाम पते नोट करें। मैं ये कागज लेकर अभी उसकी तलाश में जाऊंगा। कर्नल ने कागज खोलकर देखते हुए पूछा, पहले तुम किस तरफ जाना चाहते हो? मैंने बताया कि गरलाश किसी कार में सोनिया को ले गया है। इसका मतलब यह है कि वो अभी इसी जजीरे में है। मैं सबसे पहले शहर कोमामोटो जाऊंगा। आप मुझे वहां जल्द अज जल्द पहुंचाने के क्या इंतजाम कर सकती हैं? इस पहाड़ी के नीचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, तुम मेरे आदमियों के साथ चले जाओ। जनाब, मैं तन्हा जाना चाहता हूं। अगर आपके मुसल्ला नौजवानों के साथ जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा, मगर तन्हा जाने में तुम्हारे लिए खतरा है। वो तो है, गरलाश सोनिया को इसीलिए ले गया है कि मैं जहन्नुम तक भी उसका पीछा करूं और मैं उसकी यह ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये हमाकत है। तुम जानबूझकर उसके जाल में फंसना चाहते हो। मैं तुम्हें तन्हा नहीं जाने दूंगा। आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं इसलिए कह रही हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं सोनिया से कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं किसी तरह जानता हूं कि उसे वापस लाने के लिए मुझे तन्हा ही जाना होगा, लिहाजा आप जिद न करें। अच्छी बात है, तुम तन्हा जाओ। मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने आदमियों को तुम्हारी निगरानी पर मामूर करूंगा। वो सादा लिबास में रहेंगे, कोई उन्हें नहीं पहचान सकेगा। तुम्हें भी मालूम नहीं होगा कि वो दूर ही से किस तरह तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं। मैंने ताईद में सर हिलाकर कहा, दुश्मनों के जितने पते आपके पास हैं आप उन्हें रखें, सिर्फ चुपचाप उनकी निगरानी होती रहे, वरना उन्हें जरा भी शुबा होगा तो वो फौरन ही अपने बचाव की तदबीर कर लेंगे। कर्नल ने अपने एक आदमी से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया जाए। फिर उसने रुथ का दिया हुआ कागज मेरे हवाले कर दिया। मैंने कहा, एक और अहम बात यह है कि रुथ नामी एक औरत ने मेरा बहुत साथ दिया है। वह अब भी किला के अंदर आपके आदमियों को गाइड कर रही है। मेरी प्लानिंग यह है कि आप उसे यहाँ से फरार होने का मौका दें। वो वापस फिर अपनी तंजीम में पहुंच जाएगी और वहां रहकर मेरे लिए अहम मालूमात फराहम करेगी। तुम यकीन से कह सकते हो वो धोखा भी दे सकती है। जो औरत आपके आदमियों को तय खाने तक पहुंचा रही है और वहां के अहम राज भी बता रही है, वो धोखा नहीं दे सकती। अगर बिलफर्ज वो धोखा देकर दोबारा अपनी तंजीम में रह जाएगी तो हमारा कौन सा राज उसके हाथ में है जिससे हमें परेशानी होगी? वो तो एक मामूली आलाकार है। अगर वो हमारे हाथ से निकल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे आजमाने में क्या हर्ज है? कर्नल ने मुझसे वादा किया कि रुथ को फरार होने का मौका दिया जाएगा। अगर वो दोस्त बनकर रहेगी तो हमें फायदा पहुंचेगा। बहुत से दुश्मनों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मैं कर्नल से हाथ मिलाकर वहां से रुखसत हो गया। 15 मिनट बाद मैं हेलीकॉप्टर में बैठा शहर कोमामोटो की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टर में आराम से बैठने के बाद मैंने इत्मीनान से आंखें बंद की और सोनिया के दिमाग में झांकने लगा। वो कदरे होश में आ गई थी और आंखें खोलकर इधर उधर दीदे घुमाती देख रही थी और सोच रही थी, मैं कहाँ हूं? क्या मैं गहरी नींद सो रही हूं? उफ, मेरा सर घूम रहा है। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसी कमजोरी तो पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। मुझे क्या हो गया है? वो दोनों हाथों से अपने सर को थामकर सोचती रही। हाँ, कुछ नशे की सी कैफियत है। अब कुछ याद आ रहा है। ये सब फरहाद की शरारत है। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम गरूर दिखाओगी तो दूसरी बार भी सुजुको तक नहीं पहुंच सकोगी। उसने अपनी बात पूरी करने के लिए मुझे बेहोश, वो सोचते सोचते ठिठक गई।
वो कभी ये तस्लीम नहीं कर सकती थी कि मैं उसे बेहोश कर देने की हद तक शरारत करूंगा। तब वो दूसरे अंदाज में सोचने लगी। फरहाद फटाबा के कमरे में ट्रांसमीटर के पास था। मैं सुजुको के पास जाने के लिए फटाबा के कमरे से निकलकर मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरने लगी तो एक कॉरिडोर में अचानक ही फिर फरहाद से सामना हो गया। वो अपने बाजू फैलाकर मुझे बुला रहा था। मैंने उससे ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम इतनी जल्दी किस तरफ से घूमकर मेरे सामने आ गई हो, लेकिन कुछ सोचने समझने से पहले ही वो मेरे शाने पर झुक गया। फिर उसके दांत मेरी गर्दन में चुभते हुए महसूस हुए। इसके बाद मुझे होश न रहा। अब वो परेशानी से सोचने लगी, क्या फरहाद ऐसी हरकतें कर सकता है? नहीं, कभी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने उसी वक्त उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, हेलो सोनिया, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा हूँ। अब तुम सही नतीजे पर पहुंच गई हो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। जिस तरह रुथ तुम्हारे रूप में मेरे पास आई थी, उसी तरह गरलाश नामी एक जहरीला आदमी मेरे रूप में तुम्हारे पास आया था। वो अपने तेज दांतों के जरिए किसी भी औरत के जिस्म में जहर इंजेक्ट कर देता है। ये जहर अपने इब्तदाई मराहिल में महज एक तेज नशे की तरह मुतासिर करता है, लेकिन 2-4 बार अगर यही जहर तुम्हारे जिस्म में सरायत कर गया तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगी। ओह माय गॉड, मैं किस जहरीले नाक के पल्ले पड़ गई थी। तुम कहाँ हो फरहाद? मैं एक हेलीकॉप्टर में बैठा तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। अब तुम अपने आसपास के माहौल को देखकर मेरी रहनुमाई करोगी तो मुझे तुम्हारे पास पहुंचने में आसानी होगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम एक वैगन कार की पिछली सीट पर लेटी हुई हो। अब वहां से उठने से पहले ये ज़रूरी बात सुन लो कि वो नकली फरहाद इस वक्त भी तुम्हारे करीब है। शायद वही कार ड्राइव कर रहा है। अब तुम्हें फिर उस फरहाद से धोखा खाना होगा। क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि उसका जहर मुझे मार डाले? मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। उससे उलझने की हमाकत ना करना। जो कहता हूं वो करो। तुम उसके सामने उसे फरहाद समझती रहो। उसे यकीन दिला दो कि तुम अभी धोखा खा रही हो। उससे मोहब्बत की बातें करो। सिर्फ उसके जहर से बचकर रहो। अगर कोई दुश्वारी महसूस करती हो तो बताओ। दुश्वारी क्या होगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूं। अब वो दोबारा जहर की सौगात पेश नहीं कर सकेगा। तुम वाकई जानदार औरत हो। मैं भी हर लम्हा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसे दोबारा इंजेक्ट करने का मौका नहीं दूंगा। अब उठकर बैठ जाओ और उस नकली फरहाद से बातें करो। फरहाद, मैं उठ रही हूं, मगर पहले मेरे बेटे नोमी की खैरियत मालूम करके बताओ। वो मेरी गोद की गर्मी तलाश कर रहा होगा। मैं इतने तवील भागदौड़ के दौरान नोमी को भूल ही गया। अगर ये बात मैं सोनिया से कहता तो वो बुरा मान जाती, इसलिए मैंने झूठ कहा। नोमी सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। मैंने कर्नल जोशुआ से उसकी खैरियत मालूम की है। वो बखैरियत है और आया कि गोद में मज़े से खेलता रहता है। चलो अब उठ जाओ, देर ना करो। वो कराहती हुई पिछली सीट पर उठकर बैठ गई। वो सचमुच कमजोरी महसूस कर रही थी। जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रही थी उसमें सिर्फ एक ही शख्स था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी पुश्त सोनिया की तरफ थी, लेकिन अकबनुमा आईने में फरहाद का चेहरा नजर आ रहा था। सोनिया को समझने में देर न लगी कि वो गरलाश है। गरलाश ने अकबनुमा आईने से उसे उठते देख लिया और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनिया ने उसकी तरफ झुककर और एक हाथ से अपने सर को थाम कर कहा, फरहाद, ये मुझे क्या हो गया है? मेरा सर चकरा रहा है और कुछ नशे की सी कैफियत है। मुझे बताओ, क्या मैं गहरी नींद सो गई थी या बेहोश हो गई थी? सोनिया उसे बोलने पर मजबूर कर रही थी ताकि मैं उसके जहरीले दिमाग तक पहुंच जाऊं, मगर वो ऐसा नादान नहीं था। इस तंजीम के तमाम लोग किसी न किसी तरह इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि मैं दूसरों के दिमाग तक पहुंचने की सलाहियत रखता हूं या नहीं। इसी शुबा के बिना पर गरलाश गूंगा बन गया। उसने सोनिया को जवाब देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालकर एक तह किया हुआ कागज निकाला, फिर उसे सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। वो उस कागज को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी सोनिया, मैं तुमसे इशारों में बातें करूंगा लेकिन जुबान नहीं हिलाऊंगा। मुझे पता चला है कि सुपर मास्टर की तंजीम में कोई टेलीपैथी जानने वाला आ गया है। वो यकीनन मेरे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं मोहतात रहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ कर्नल जोशुआ के मुलाजिम बनकर नहीं रहेंगे, इसलिए हम यहाँ से फरार होने के लिए शिमागुची के साहली इलाके की तरफ जा रही हैं। वहां हम कोशिश करेंगे कि हमें बहरी रास्ते से फरार होने का मौका मिल जाए। कोई ज़रूरी बात हो तो अब तहरीर के जरिए पूछ लेना। कागज़ और कलम डैशबोर्ड में रखा है। फ़कत तुम्हारा फरहाद। वो बड़ी चालाकी से काम ले रहा था। सोनिया पर साबित कर रहा था कि वही फरहाद है, मगर वो बहुत सी गलतियां कर रहा था। अव्वल तो उनकी तंजीम में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं था। सोनिया इतना समझती थी कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला फरहाद के दिमाग तक पहुंच सकता है। इस खत के जवाब में सोनिया मेरी सोच के मुताबिक कहने लगी, उफ, मेरा सर अभी तक चकरा रहा है। इस खत की तहरीर भी ठीक तरह समझ नहीं आ रही। मैं इस खत के जवाब में क्या लिख कर पूछूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। काश कि तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाती तो तुम मेरी इस दिमागी कमजोरी का फौरन इलाज कर देते।
सोनिया अदाकारी के जौहर दिखा रही थी। उसने अगली सीट की पुश्त पर अपनी पेशानी टेक दी, जैसे वाकई दिमागी कमजोरी का शिकार हो गई हो। फिर वो मुझसे कहने लगी, क्यों फरहाद, तुमने भी इस तहरीर को पढ़ लिया होगा। अब तो मालूम हो गया है ना कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। हाँ, तुम यकीन रखो, मैं तुमसे पहले शीमागुची पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैंने हेलीकॉप्टर के पायलट को बताया कि मैंने इरादा बदल दिया है, वो मुझे शीमागुची पहुंचा दे। इसके बाद मैं फिर सोनिया की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब मैं एक लम्हे के लिए भी उससे गाफिल नहीं होना चाहता था। सोनिया इसी तरह अगली सीट की पुश्त से अपनी पेशानी टेक कर सोच रही थी, ये मुझे क्या हो गया है, पता नहीं ये कमबख्त किस किस्म का जहरीला आदमी है। हाँ, मुझे याद आया जब डैडी जानवरों के साथ मेरी परवरिश कर रहे थे और मेरी सूंघने की हिस्स में हैरत अंगेज इजाफा कर रहे थे, तो उस वक्त कहा करते थे कि इंसान के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। उसमें इंसानों की खुसूसियात तो होती हैं, वो जानवरों की खुसूसियात भी अपने अंदर पैदा कर सकता है। वो शिकारी कुत्तों की तरह सूंघ भी सकता है और सांपों की तरह जहरीला भी बन सकता है। गर्लाश में भी यही खूबियाँ खराबी है। मैंने कहा, सोनिया तुम ठीक सोच रही हो, अब बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि यह नशावर जहर आगे चलकर मुझे नुकसान पहुँचाए। बहुत जल्द तुम्हारा तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे पास पहुँचने ही वाला हूँ। और ज़रा अपनी आंखें खुली रखो ताकि मैं तुम्हारी आंखों से देखता रहूँ और समझता रहूँ कि तुम्हें किन रास्तों से ले जाया जा रहा है। वो सर उठाकर अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई और खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देखने लगी। मैं भी उन गुजरते हुए मनाजिर को किसी हद तक ज़हन नशीन करने लगा। आध घंटे बाद मैं शीमागुची पहुंच गया। पायलट ने हेलीकॉप्टर को लैंड करने के बाद मुझे एक छोटा सा ट्रांसमीटर देते हुए कहा, आप कर्नल को रिपोर्ट दे दें कि मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं उसे ट्रांसमीटर लेकर कर्नल जोशुआ से राब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो फरहाद, क्या तुम कोमामोटो पहुँच गए हो? मैं कोमामोटो से आगे शीमागुची पहुँच गया हूँ। मैं पहले शीमागुची में सोनिया को तलाश करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, ट्रांसमीटर अपने पास रखो और वक्ते ज़रूरत मुझसे राब्ता कायम करते रहो। रुत को हमने किले से भगा दिया है, अब देखना है कि वो हमारे लिए क्या करती है। हेलीकॉप्टर का पायलट मेरे साथ चलता हुआ एयरफोर्स की एक इमारत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने फिर सोनिया के दिमाग में झांका, वो खैरियत से थी और गर्लाश के साथ सफ़र के दौरान अपनी एसाबी कमज़ोरी को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। एयरफोर्स की इमारत में पहुंचकर सोनिया से राब्ता टूट गया। पायलट वहां के चंद ऑफिसरों से मेरा तारुफ करा रहा था। मैंने मुतारिफ होने के बाद कहा, मुझे एक गाड़ी, एक स्टेन गन और कारतूसों की ज़रूरत है। ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि फ़ौरन ही मेरी मतलूबा चीज़ें मुहैया की जाएं। फिर उसने मुझसे पूछा, अगर मुसल्लह जवानों की ज़रूरत हो तो वो भी आपके साथ जा सकती हैं। नहीं, मैं तन्हा जाऊँगा। अलबत्ता आप ये हुक्म सादिर कर दें कि बंदरगाह पर कड़ी नज़र रखी जाए, खसूसन वीरान साहली इलाकों की तरफ सख्त पहरा हो। किसी भी लॉन्च, मोटर बोट या कश्ती पर ऐसी औरत को चेक किया जाए जिसकी दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून नहीं। उसका नाम सोनिया है और वो मेरी बीवी है। तमाम बातें समझाने के बाद मैं इमारत से बाहर आया। वहाँ मेरे लिए एक जीप तैयार खड़ी थी। उसकी अगली सीट के नीचे कारतूस की पेटियां रखी हुई थीं और सीट पर एक स्टेन गन मौजूद थी। मेरे लिए एक ड्राइवर भी मौजूद था। मैंने उसकी मौजूदगी पर एतराज़ नहीं किया। वो इस इलाके में मेरी रहनुमाई कर सकता था। मैं स्टेन गन उठाकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। जब गाड़ी आगे चल पड़ी तो मैंने सोनिया से दिमागी राब्ता कायम किया। वो पिछली सीट पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी सोच से पता चल रहा था कि अभी वो हाईवे पर है, यानी शीमागुची के शहर से बहुत दूर है। मैंने ड्राइवर को हाईवे की तरफ चलने के लिए कहा। जब गाड़ी उस तरफ मुड़ गई तो मैं दोबारा दिमाग की स्क्रीन पर सोनिया की निगरानी करने लगा। मैं दिमागों में झांक कर अपनी ज़ात से दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी ले सकता हूँ। एक जगह बैठे बैठे दूर दराज के हालात मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मुस्तकबिल का हाल नहीं बता सकता कि आइंदा क्या पेश आने वाला है। लिहाजा जो कुछ पेश आने वाला था वो सामने आ गया। अचानक ही गर्लाश ने गाड़ी रोक दी क्योंकि उसके सामने दो कारें रास्ता रोक के खड़ी हुई थीं और कुछ लोग रिवॉल्वर लिए सड़क के तरफ फैले हुए थे। इन लोगों ने आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और सोनिया को पकड़कर बाहर खींच लिया। सोनिया ने कमज़ोर जिद्दोजहद की क्योंकि फिर उसका सर चकराने लगा था। गर्लाश अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। मैंने कहा, जाने मन जिद्दोजहद फजूल है, खुद को इनके हवाले कर दो और इनमें से किसी को बातें करने पर मजबूर करो। वो मेरी हदायत के मुताबिक अपने सामने वाले आदमी से झुंझला कर बोली, तुम लोग कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? उसे जवाब नहीं मिला। पीछे से किसी ने उसके सर पर कपड़े की एक टोपी पहना दी। वो टोपी सिरकती हुई उसके चेहरे पर आई और उसका चेहरा छुप गया। अब सोनिया को कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरे लफ्जों में मुझे भी उसके आसपास के लोग नजर नहीं आ रहे थे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि मेरे आगे बढ़ने के तमाम रास्ते बंद कर दें, सोनिया को इस तरह छुपा दें कि मुझे टेलीपैथी का सहारा भी ना मिले।
इसके बावजूद मैं खामोशी से सोनिया की अंधी सोच को समझता रहा। उसकी सोच बता रही थी कि उसके दोनों हाथों को पुश्त पर बांध दिया गया है और 2 आदमी उसे घसीट कर ले जा रही हैं। फिर उसे किसी गाड़ी की सीट पर बिठा दिया गया। फिर उसके आसपास 2 आदमी बैठ गए। ये सब कुछ वो एक अंधी की तरह समझ रही थी और महसूस कर रही थी। फिर उसने महसूस किया कि गाड़ी स्टार्ट होकर दाएं तरफ मुड़ रही है। आंखें बंद हो तब यह समझ में आ जाता है कि गाड़ी पक्के रास्ते पर चल रही है या कच्चे रास्ते पर, और अगर वो दाएं तरफ मुड़ती है तो गाड़ी में बैठने वाला आप ही आप जरा बाएं तरफ झुक जाता है। ऐसे हकायक के पेश नज़र मैं समझ गया कि सोनिया जिस गाड़ी पर बैठी है वो हाईवे पर नहीं बल्कि कच्चे रास्ते पर चल रही है। मैंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। वो बड़ा तजुर्बेकार ड्राइवर था। हाईवे पर पहुंचकर 160 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी को दौड़ाने लगा। इस दौरान मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया, जहां गरलाश ने गाड़ी रोकी थी उस जगह की कोई खास पहचान बता सकती हो? मुझे भी पहचान होनी चाहिए थी क्योंकि उस वक्त मैं उसके जहन में झांकता रहा था, लेकिन जिस वक्त सोनिया को घेरा गया उस वक्त मेरा ध्यान बट गया था। सोनिया ने कहा, जहां मुझे घेरा गया वहां चारों तरफ वीरानी थी। दूर दूर तक कोई मकान या कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता मेरे बाएं हाथ सड़क के किनारे यूकलिप्टस का दरख्त जड़ से उखड़ा हुआ था। मैंने कहा, बस इतना ही काफ़ी है, मैं फौरन ही वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सोनिया को तसल्ली देकर मैं सड़क के दाएं तरफ देखने लगा। जीप कार खुदकुशी की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के किनारे दरख्त इतनी तेजी से गुजरते जा रहे थे। सोनिया ने उस टूटे हुए दरख्त को बाएं तरफ देखा था। चूंकि मैं मुखालिफ सिमत जा रहा था इसलिए वो टूटा हुआ दरख्त मुझे दाएं तरफ नजर आ सकता था, मगर वो नजर नहीं आ रहा था। हम कितने ही मील का सफर तय करते चले जा रहे थे और संगे मील यके बाद दीगरे गुजरते जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद दूर से वो दरख्त नजर आने लगा। ड्राइवर ने मेरी हदायत के मुताबिक रफ्तार कम कर दी। फिर उस दरख्त के पास पहुंचकर गाड़ी दाएं तरफ मोड़ी गई। मैंने फिर उसके बरक्स रास्ते के बाएं जानिब देखा। जरा आगे कच्चे रास्ते पर गाड़ी के पहियों के निशानात नजर आए। सोनिया की सोच के मुताबिक वहां 3 गाड़ियां थीं। एक गरलाश की गाड़ी, बाकी 2 गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका था, लेकिन कच्चे रास्ते पर सिर्फ एक गाड़ी के पहियों के निशानात नजर आ रहे थे। वो 2 गाड़ियां शीमागुची की तरफ नहीं गईं। अगर जाती तो हमारी गाड़ी को क्रॉस करती हुई जरूर गुजरती। इसका मतलब यही था कि वो वापस कोमामोटो की तरफ गई हैं। हमारी गाड़ी कच्चे रास्ते पर चलने लगी। मैंने ट्रांसमीटर के जरिया कर्नल जोशुहो से राब्ता कायम किया। फिर उसे बताने लगा कि गरलाश कोमामोटो की तरफ गया है, लिहाजा वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस को ताकीद की जाए कि उन्हें फरहाद जहां भी नजर आए उसे गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वो अब नकली फरहाद बना फिर रहा है। कर्नल को ये इतला देने के बाद मैंने फिर सोनिया की तरफ तवज्जो दी। अब वो कहीं कैद कर दी गई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, चेहरा और आंखें नकाब में छुपी हुई थी और वो कहीं एक पुख्ता फर्श पर बैठी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, तुम जिस हाल में हो उसे मैं समझ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कर्नल जोशुहो से बातें कर रहा था, इसलिए तुम्हारी सोच को मुसलसल ना पड़ सका। अब तुम बताओ, इस दौरान तुम्हारी आंखें बंद होने के बावजूद तुमने कोई खास बात नोट की है? मैं कोई खास बात नहीं बता सकती। तमाम रास्ते मुझे गाड़ी चलने की आवाज़ सुनाई देती रही। मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो गूंगे बन गए, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। अच्छा ये बताओ कि क्या गाड़ी कच्चे रास्ते पर चलती रही थी? नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ी फिर पुख्ता सड़क पर आ गई थी। मैंने उसकी सोच पढ़कर ड्राइवर से पूछा, क्या आगे पक्की सड़क है? जी हाँ, अभी हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। आप आगे कहाँ जाएंगे? मैं सोचकर जवाब देने के बजाय जरा खामोश हो गया। फिर सोच के जरिया सोनिया से पूछा, सोनिया, कच्चे रास्ते से पुख्ता रास्ते पर पहुंचकर वो गाड़ी किस तरफ मुड़ गई थी? उसने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, वो गाड़ी पहले की तरह दाएं तरफ मुड़ गई थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, अगर हम कच्चे रास्ते को छोड़ने के बाद दाएं सिमत जाएंगे तो वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? हम शुमाली बंदरगाह तक जाएंगे। उस शहर का नाम मियाजाकी है। ठीक है, उसी तरफ चलो। मैं इत्मीनान से सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया और गुजरे हुए वक्त का हिसाब लगाने लगा। सोनिया की गाड़ी जब से कच्चे रास्ते पर मुड़ गई थी उस वक्त से अब तक 1 घंटा और 20 मिनट गुजर चुके थे। कच्चा रास्ता 20 मिनट में तय होता था। इस हिसाब से सोनिया जिस इलाके में थी वहां तक पहुंचने के लिए मजीद 1 घंटा सरफ होने वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस तवील भाग दौड़ में मुझे ज़रा भी सोने का मौका नहीं मिला था। मैंने अपने दिमाग को हदायत की कि अभी मैं सुकून से सो जाऊं, फिर ठीक 45 मिनट के बाद मेरी आंख खुल जाए। इसके चंद लम्हों बाद मैं गहरी नींद में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत शहर की बारौनक शाहराह से गुजर रही थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि हम मियाजाकी पहुंच गई हैं। मैंने फ़ौरन ही सोनिया की खबर ली। पहले वो जहां बैठी हुई थी अब वहीं फर्श पर सो रही थी। मैंने उसे मुखातिब नहीं किया, उसे आराम से सोने के लिए छोड़ दिया। ड्राइवर ने मेरी हदायत के मुताबिक एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। मैंने वहीं गाड़ी में बैठकर नाश्ता किया, गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, फिर रुत के दिए हुए कागज़ को खोलकर मियाजाकी में रहने वाली
उस औरत का पता जहन नशीन करने लगा जो खुफिया तंजीम की आलाकार थी, लेकिन बज़ाहिर एक जापानी गीशा की तरह जिंदगी गुजार रही थी। ड्राइवर ने मुझे उस गीशा गर्ल के ठिकाने के करीब पहुंचा दिया। रुथ ने उस कागज पर उस लड़की का नाम मिस बटरफ्लाई लिखा था। मैंने वो कागज ड्राइवर को देते हुए उसे वहां से वापस जाने के लिए कहा। वो वापस जाते हुए हिचकिचा रहा था, मुझे तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था, मगर मेरे हुक्म से मजबूर होकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दूर उस कोठी को देखा जहां मिस बटरफ्लाई से मुलाकात होने वाली थी। वो कोठी आबादी से जरा दूर थी, आसपास की 2-4 कोठियों से तकरीबन 300 गज के फासले पर थी। मैं घने दरख्तों के साए से गुजरता हुआ उस कोठी की तरफ बढ़ने लगा। मेरी यही कोशिश थी कि उस कोठी में रहने वाले मुझे न देख सकें। जरा करीब पहुंचकर और एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर मैंने सोनिया को मुखातिब किया। सोनिया उठो, आंखें खोलो, मैं तुम्हें मुखातिब कर रहा हूं। वो आंखें खोलकर अंगड़ाई लेना चाहती थी, फिर फौरन ही उसकी समझ में आ गया कि वो अंगड़ाई नहीं ले सकती। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने कहा, मेरे पास मुजरिमों की जो फहरिस्त है उसमें एक मिस बटरफ्लाई का नाम है। इस वक्त मैं उसी मादाम की कोठी के सामने पहुंच गया हूं। अब तुम बताओ, जहां तुम्हें कैद किया गया है वहां तुमने किसी औरत की आवाज़ सुनी है? नहीं, यहाँ दूर दूर तक किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अलबत्ता कदमों की चाप सुनती रहती हूँ। कुछ लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। अगर कोई औरत होती तो मैं ऊंची एड़े की खटखट से पहचान लेती। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ पहुँच गए हो। वैसे तुम्हारी बू मेरे करीब नहीं है। मैं खामोशी से सोचने लगा। इस बात का पता नहीं चल रहा था कि सोनिया इसी कोठी में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसकी अंधी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती, यानी इस कोठी में एक से ज़्यादा अफराद हैं। अब इस कोठी के बाहर खड़े रहकर मैं यकीन से कोई बात नहीं कह सकता, मगर ये यकीन से कह सकता था कि वहां जाने में खतरा है, और ये मुझसे हो नहीं सकता था कि मैं खतरे के खौफ से वापस चला जाऊं। आगे बढ़ना लाजमी था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। कोठी के चारों तरफ 4 फुट ऊंची दीवारें थीं। मैंने स्टेन गन निशाने से उतारकर हाथों में ले ली, फिर तेजी से चलता हुआ उस दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से मैंने चीख कर कहा, मिस बटरफ्लाई, अगर तुम मौजूद हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुमसे 2 बातें करना चाहता हूँ। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर 2 बच्चे कोठी का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर दौड़ते हुए बागीचे में आ गए। उनके पीछे एक आया भी थी। मैं सर खुजाकर सोचने लगा, ये क्या माजरा है? इस कोठी में तो बाकायदा एक फैमिली आबाद है, मासूम बच्चे भी हैं। यहाँ खून खराबे वाली बात नहीं हो सकती। मैंने उस नौजवान आया को मुखातिब किया, हेलो मिस या मादाम, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? क्या तुम्हें बटरफ्लाई कहा जाता है? उसने दूर से पलटकर मुझे देखा। वो इतनी दूर थी कि मैं आंखों के रास्ते दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। वो मुझे हाथ से ठहरने का इशारा करके कोठी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई, फिर उतनी ही दूर से मुझे अंदर आने का इशारा किया। पहले तुम यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने दीवार के दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। मैंने फौरन ही उसकी आंखों में झांक कर देखा, मगर उसके दिमाग के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो अजनबी जुबान की सोचें थीं जो मुझे मक्खियों की भिनभिनाहट लग रही थी। मैंने उसे जापानी जुबान में कहा, मैं फरहाद हूँ। वो पलकें झपक झपक कर मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने झुंझला कर कहा, मिस बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। मैंने अपनी उंगलियों के इशारे से एक तितली की परवाज बताई, फिर पूछा, बटरफ्लाई यानी तितली यहाँ मौजूद है? वो ऊपर नीचे सर हिलाकर मुझे अंदर आने का इशारा करने लगी। मैं स्टेन गन संभालता हुआ अहाते के अंदर आ गया, फिर उसके साथ कोठी के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैं बहुत मोहतात था। दूर दूर तक एक शिकारी की नज़रों से देखता जा रहा था और हल्की सी आहट भी सुनने की कोशिश कर रहा था। आया दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो मैंने स्टेन गन का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। वो चुपचाप अंदर चली गई। दरवाज़ा दूसरी बार खुला तो अब वहां दूसरी नजर आ रही थी। वो गीशा इतनी हसीन थी कि मैं चंद लम्हों के लिए उसके सरापा में महव हो गया। उसके खड़े होने और मुस्कुराने के अंदाज में बड़ी दिलकशी थी। मैंने जल्दी जल्दी 2 बार अपनी गर्दन हिलाई। ये जापानी तर्ज का सलाम था। फिर मैंने पूछा, क्या आप बटरफ्लाई साहिबा हैं? वो भी 2 बार गर्दन हिलाकर बोली, हाँ मैं ही हूँ। उसने एक अदाए नाज से खम खाकर अंदर आने का इशारा किया। मैं आगे बढ़ा, फिर दरवाजे पर ठिठक गया। कमरे के अंदर जापानी तर्ज की सजावट थी। अपने घरों में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर जूते उतारने पड़ते हैं, इसलिए मैंने जूते उतार दिए। ऐसे वक्त में मिस बटरफ्लाई की सोच भी पड़ रहा था ताकि उसकी असलियत मालूम करता रहूं। वो मेरे साथ उस कमरे से गुजरती हुई बोली, ये मेरा बेडरूम है, आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाएं। क्या तुम यहाँ तन्हा रहती हो? नहीं, मेरे छोटे भाई बहन हैं। आपने उन्हें बाहर लॉन में खेलते देखा होगा। मैं उन बच्चों को बाहर देख चुका था। दूसरे कमरे के दरवाजे पर एक बूढ़ा दुबला पतला सा जापानी खड़ा हुआ था। उसके पीछे खुले हुए दरवाजे से एक खाली कमरा नजर आ रहा था। उस कमरे का फर्श गैर मामूली तौर पर चमक रहा था। मैं समझना चाहता था कि वो फर्श ऐसा क्यों है। कुछ समझने से पहले
उस जापानी ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने स्टेन गन को बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुसाफिया किया। उसी वक्त मेरे जिस्म को एक झटका पहुंचा। मेरे पांव जमीन से उखड़ गए और मैं फिजा में उछलकर कलाबाजी खाता हुआ बूढ़े जूडो मास्टर के पीछे खुले हुए दरवाजे से गुजरता हुआ उससे चमकीले फर्श पर पहुंच गया। तब मालूम हुआ कि वो फर्श क्यों चमक रहा था। उस फर्श पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्रीस की तह जमाई गई थी। मैं फर्श पर गिरते ही एक सिरे से फिसलता हुआ दूसरे सिरे पर जाकर दीवार से टकरा गया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि दीवार तक पहुंचने से पहले संभल जाऊं, किसी तरह रुक जाऊं, मगर फिसलन ऐसी थी कि वहां अपनी कोशिश काम नहीं आ सकती थी। दूसरी कोई ठोस और जामद चीज ही रोक सकती थी। लिहाजा दीवार ने एक जबरदस्त टक्कर के साथ रोक दिया। मैंने सर को झटक कर अपने तरफ देखा। जिस दरवाजे से मैं पार्सल किया गया था वो बंद हो चुका था। मेरी स्टेन गन हाथ से निकल गई थी और बाहर ही रह गई। वो कमरा वसीओरीज हॉल की तरह था। वहां मेरे सिवा कोई सामान न था। उस वसी हॉल में मैं तन्हा एक बेमसरफ सामान की तरह पड़ा हुआ था। मैंने वहां से उठना चाहा। फर्श पर से उठने के लिए हाथ टेकना पड़ता है, लिहाजा हाथ टेक कर उठने लगा तो हथेली फिसल गई। इसकी वजह से मैं फिसल कर जरा दूर चला गया। कमरे में ग्रीस की बू और चिकनाहट फैली हुई थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर उठने का इरादा किया। दीवारें सपाट थीं। अगर खिड़कियां होती तो खड़े होने का सहारा बन जाता। मेरी हथेली और कपड़ों पर भी ग्रीस लग गई। दीवार का सहारा लेने से वहां भी हाथ फिसल जाते। दुश्मनों ने मुझे बिल्कुल ही मजबूर और बेबस बनाकर रखने का बड़ा अजीब तरीका इख्तियार किया। मैं पाँव रखने के बावजूद उनके मुकाबले के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। मैंने थक हार कर अपने हाथों का सहारा लेना छोड़ दिया। अपने ऊपरी निस्फ जिस्म को किसी सहारे के बगैर बल देकर उठने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव घुटने की तरफ से मोड़कर दो जानू होने की कोशिश की। ऐसे वक्त जिस्मानी तवाज़ुन की तरफ गहरी तवज्जो थी, मगर एक जानिबी जिस्म के वजन में कमी बेशी होती तो मैं फिर चारों शाने चित हो जाता। बड़ी मेहनत के बाद मैं दो जानू होकर बैठ गया। इत्मीनान से जमकर बैठने के बाद मैंने मिस बटरफ्लाई के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपने कमरे में पलंग और अलमारी के दरमियान खड़ी हुई थी और अटैची खोलकर अपने छोटे भाई और बहन के कपड़े देख रही थी। उसकी सोच बता रही थी कि वो मजबूरन वहां से जा रही है। मैंने उसकी सोच में अपना नाम लिया तो वो अटैची बंद करते करते ठिठक गई। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। फिर उसे तसव्वुर में मेरा सरापा नजर आने लगा। वो सोचने लगी, बेचारा भरी जवानी में मारा जाएगा। जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहां आप ही आप पहुंच जाता है। उसे छोड़कर उसके दिमाग में झांकने लगा जिसने मुझ पर जूडो का दवा आजमा कर मुझे इस कमरे में पहुंचाया था। वो बूढ़ा बहुत मोहतात था और मेरा ही अंदाजा कर रहा था कि मैं टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग को जरूर छेड़ूंगा। अगर उसके दिमाग में उसके मजाज के खिलाफ कोई सोच उभरेगी तो वो समझ लेगा कि मैं ख्याल ख्वानी के हथकंडे आजमा रहा हूं। अगर मैं उसकी सोच में कोई सवाल करता तो यह हकीकत जाहिर हो जाती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैंने उसे ना छेड़ने का फैसला किया। बचाव की एक यही सूरत रह गई कि मैं कर्नल जोशुआ से राब्ता कायम करूं और बटरफ्लाई की कोठी का पता बताकर फौरी इमदाद तलब करूं। ट्रांसमीटर मेरी पतलून की जेब में था। उसे निकालने के लिए भी जिस्मानी तवाज़ुन का खास ख्याल रखना जरूरी था, वरना जरा भी तवाज़ुन बिगड़ता तो मैं दोबारा फर्श की फिसलन पर तैरता हुआ नजर आता। मैंने बहुत संभल कर आहिस्ता आहिस्ता उसे जेब से निकाला, लेकिन बदनसीबी को क्या कहा जाए, ट्रांसमीटर जेब से निकलते ही ग्रीस में भरी हथेली से फिसलकर फर्श पर चला गया। वो मेरे करीब ही गिरा था, मगर हाथ बढ़ाकर उठाने के लिए भी बैलेंस का ख्याल रखना था। मैंने उस तरफ हाथ बढ़ाया मगर रुक गया, क्योंकि उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया था। किसी के फिसलने की आवाज़ आई। दूसरे लम्हे एक जापानी फिसलता हुआ कमरे में आ गया। खुदकार दरवाज़ा बंद हो चुका था। आने वाला जापानी मेरी तरह चारों शाने चित नहीं गिरा था। वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा था। वो अपने पैरों में स्केटिंग के पहिएदार जूते पहने हुए था। उसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखी थी, बाकी जिस्म जैतून के तेल से चमक रहा था। यानी अगर मैं किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता तो वो तेल की चिकनाहट के बायस फिसलकर मेरे हाथों से निकल जाता। वैसे भी मैं उसकी तरफ फिसलने की हमाकत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने बड़ी नरमी से कहा, अपनी तमाम जेबें खाली कर दो, मैं फायर नहीं करना चाहता। गोली चलने की आवाज़ दूर तक जाएगी, लेकिन तुम मजबूर करोगे तो मैं इस रिवॉल्वर से ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। ऐसा कहते वक्त उसकी नज़रें ट्रांसमीटर पर गईं। उसने चौंक कर पूछा, वो क्या है, पॉकेट रेडियो या ट्रांसमीटर? कोई बात नहीं, मैं अभी देख लूँगा। तुम जेब में हाथ डालने से पहले बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। मुझे मजबूरन बताना पड़ा कि बाएं जेब में एक रिवॉल्वर है। उसने कहा, बड़ी सहूलत से जेब में हाथ डालो और सिर्फ 2 उंगलियों की चुटकी में रिवॉल्वर को पकड़कर दूर फेंक दो। अगर वो पूरी हथेली की गिरफ्त में नजर आएगा तो मैं उसी वक्त गोली चला दूंगा। मैंने फिर एक बार अपना तवाज़ुन कायम रखते हुए बाएं जेब में 2 उंगलियां डाली। रिवॉल्वर भारी था। ग्रीस में भरी उंगलियां उसके दस्ते से फिसलने लगी। मैंने कहा, मेरी उंगलियां फिसल रही हैं, रिवॉल्वर 2 उंगलियों से नहीं निकलेगा।
तो फिर पतलून उतार दो। मैं बेबसी से उसे घूर कर देखने लगा। फिर मैंने 2 उंगलियों से कोशिश की। थोड़ी देर बाद रिवॉल्वर जेब से निकलकर फर्श पर पहुंच गया। अब मेरी एक तरफ रिवॉल्वर और दूसरी तरफ ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। मैंने सोच लिया कि जैसे ही वो ये चीज़ें उठाने आएगा, मैं जान की परवाह किए बगैर उसकी टांग पकड़कर खींच लूंगा। उसकी सोच भी यही बता रही थी कि वो मेरी तरफ बढ़ने वाला है। लेकिन दूसरे ही लम्हा उसकी सोच बदल गई। वो सीधा मेरी तरफ आने की बजाय चिकने फर्श पर स्केटिंग के कमालात दिखाने लगा। बड़ी महारत से पहियों पर इधर से उधर दौड़ने लगा। मेरी नज़रें भी उसके साथ साथ इधर से उधर होने लगी। कभी वो दौड़ते हुए एक टांग उठा लेता, कभी सर्कस के बाजीगरों की तरह पीछे की तरफ खम खाकर अपनी एड़ी को छू लेता। हर लम्हा गुमान होता कि अब तब मैं गिरने वाला है, लेकिन वो कमाल का बाजीगर था। एक बार वो मेरे बिल्कुल करीब आया, जैसे टकरा जाएगा, लेकिन टकराने से पहले ही रुख बदलकर दूसरी तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दूसरी बार मेरे सामने आने लगा। मैंने पहले ही अंदाजा कर लिया कि वो मेरे करीब आते आते कितने फासले पर कतरा जाता है। इस बार मैं अंदाजे के मुताबिक उसकी टांग खींचने के लिए उस पर झपट पड़ा। फिर मैंने इतना ही देखा कि वो मेरे ऊपर से छलांग लगाकर गुजर गया। इसके बाद मैं फर्श पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था और दोबारा उठने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, शाबाश, उठने की कोशिश करो, तुम तो बड़े शाहजोर हो, हमारे हल्के में तुम्हें नाकाबिले शिकस्त कहा जाता है, फिर खाक के कीड़े की तरह फर्श पर क्यों पड़े हुए हो। उसके तंज पर मुझे झिलाना चाहिए था, मगर ऐसे वक्त में मैं सब्र तहम्मुल से काम लेता हूँ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। अब मेरा रिवॉल्वर और ट्रांसमीटर उसके हाथों में नजर आ रहा था और वो इत्मीनान से इधर उधर टहलते हुए कह रहा था, सुनो फरहाद, हम सब जानते हैं कि जैसे तुम नजर आते हो हकीकतन वैसे नहीं हो। तुम अपने अंदर बहुत गहराई में छुपे रहते हो। हमारी इस मुहिम का मकसद यही है कि तुम्हें तुम्हारी गहराई से निकाल कर सामने ले आएं। हम इस तजब्जुब से निकलना चाहते हैं कि तुम दोबारा टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर चुके हो या नहीं। हमारी तंजीम के सरबराह ने तुम्हें बिलवास्ता कितने ही मराहिल पर आजमाया है। तुम्हें किसी न किसी तरह मजबूर किया है कि तुम अपनी हिफाजत के लिए टेलीपैथी की सलाहियतों का मुजाहरा करो। कर्नल की बेटी सुजुको को सिर्फ इसलिए अगवा नहीं किया गया कि कर्नल को ब्लैकमेल करके उसे उसके मौजूदा ओहदे से हटा दिया जाए, बल्कि एक मकसद ये भी था कि तुम्हें किला की भूल भुलैयों में आने पर मजबूर किया जाए। हमारा ख्याल था कि तुम सुजुको से दिमागी राब्ता कायम करके किले में आओगे, लेकिन तुम फिल्म स्टार रेनी का सहारा लेकर आए। फिर हमने सोचा कि किले के चोर रास्तों का इल्म तुम्हें उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम ख्याल ख्वानी का सहारा लेकर हमारे किसी आदमी के दिमाग से नहीं खेलोगे। लेकिन उस पागल बूढ़े माइक ने तुम्हें चोर रास्ता दिखा दिया। हर बार हम इस उलझन में गिरफ्तार रहे कि तुम्हारी हकीकत किस तरह मालूम की जाए। आखिरी बार गरलाश सोनिया को उठा ले आया। मकसद यही था कि तुम सोनिया की सोच पढ़ते हुए गरलाश का पीछा करो। सो तुमने किया। सारी दुनिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुराग रसां यकजा होकर भी ये नहीं मालूम कर सकते थे कि गरलाश सोनिया को किस सिमत ले गया है। लेकिन तुम देखते ही देखते शीमागुची पहुंच गई। जब हमारे आदमी सोनिया का रास्ता बदलकर यहाँ आए तो तुम सीधा यहाँ भी पहुंच गई। सोनिया के इश्क में तुम अपनी टेलीपैथी के इल्म को ना छुपा सके। उसकी बातों के दौरान मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता संभल कर दोबारा दो जानू बैठ गया। मैंने कहा, मैं अपनी टेलीपैथी के मुतल्लिक दूसरों से बहुत कुछ सुन चुका हूँ और अक्सर सोचता रहता हूँ कि आखिर ये इल्म किस तरह हासिल होता है। मुझे यकीन नहीं आता कि कभी ये इल्म मेरी मुट्ठी में था। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी मालूमात के ज़राए दूसरों से मुख्तलिफ हैं। मैं बहुत पहले से बटरफ्लाई की इस कोठी का पता जानता था। जापानी बाजीगर ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि तुम सोनिया की सोच के जरिया यहाँ तक आए हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें यह इतला मिली है कि हमारे आदमियों ने रुत को पकड़ लिया है और उसे अजियतें देकर उससे सब कुछ उगलवा लिया है। उसी गद्दार औरत ने तुम्हें हमारे खास आदमियों के पते कागज़ पर लिख कर दिए हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे रुत के अंजाम पर अफसोस हुआ, लेकिन ज़्यादा अफसोस करने का मौका नहीं था। अपना अंजाम भी सामने नजर आ रहा था। उसने कहा, फरहाद, तुम किस्मत के धनी हो। हर बार यही साबित होता है कि तुम टेलीपैथी की बजाय सिर्फ अपनी जहानत से हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम अपने अंदर बहुत गहराई में छुपे हुए हो। ये कहकर वो पलट गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने 3 बार दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। वो स्केटिंग करता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं अपने हाथों का सहारा लिए बगैर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। मैं थोड़ी सी देर में 2 जानू टांगों पर जमकर खड़ा हो गया, लेकिन आगे पीछे हिल नहीं सकता था। इसके लिए खास मश्क की ज़रूरत थी। बार बार बैठने और उठने से किसी हद तक बाजीगरी का तजुर्बा हासिल हो सकता था। शायद दुश्मन मुझे इसका कभी मौका ना देते। वो कमरे में वापस आ गया। इस बार उसके दोनों हाथों में नंगी तलवारें थीं। उसके पीछे 3 हसीन लड़कियां स्केटिंग करती हुई आईं। उनके साफ शफाफ जिस्म पर भी जैतून का तेल चमक रहा था और हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। जापानी बाजीगर ने कहा, फरहाद, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ स्केटिंग के कमालात दिखा रहा था।
मैं चाहता था कि तुम ख्याल ख्वानी के जरिया मुझे ज़हनी झटका पहुंचा कर गिरा दो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। बिलाशुबा तुम बहुत गहरे हो, लेकिन अब तुम ऐसा करोगे। हम अपने मास्टर के, अपने आका के गुलाम हैं। मास्टर के एक चुटकी भर मुफाद की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। इसलिए मैं इन 3 लड़कियों के साथ तुम्हारी टेलीपैथी के हथियार से मरने आया हूं। अगर तुम हमें नहीं रोकोगे तो ये नंगी तलवारें तुम्हारा कीमा बना देगी। हम तुम्हारे अजीबोगरीब दुश्मन हैं, अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथों मरने आए हैं। तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, हमें मार दो या खुद मर जाओ। कोई तीसरा रास्ता इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाता। मेरे माथे से ठंडा पसीना फूटने लगा। कुमकुमों की रोशनी में तलवारें यूं चमक रही थीं जैसे मौत दांत निकालकर हंस रही हो। उनमें से हर लड़की बजाते खुद 2 धारी तलवार थी। तलवार के हाथ में तलवार देखकर मैंने उन लड़कियों के जापानी सिपा सलार से कहा, मैं अपनी खुशी से मरना कभी पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे पास टेलीपैथी का हथियार होता तो मैं अब तक खामोश न रहता। तुम्हारी ये तलवारें तुम्हारे अपने लहू से खेलती नजर आती, लेकिन मैं बेबस और मजबूर खड़ा हूं। उस जापानी बाजीगर ने अपनी दोनों तलवारों की कैंची बनाते हुए कहा, तुम कैसे बगला भगत हो यह हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने तुम्हें समझाने का फर्ज अदा कर दिया है। हम तुम्हें हर हाल में मारना चाहते हैं, ख्वाह तुम ख्याल ख्वानी से अपनी हिफाजत करो या ना करो। इस दौरान मैं उसके ख्यालात भी पढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग के अंदर भी यही फैसला था कि वो चारों नंगी तलवारों से मेरा कीमा बनाएंगे, और अगर मैंने टेलीपैथी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो वो मेरी हकीकत मालूम होते ही वहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन मेरी ज़ात के खौल से टेलीपैथी की सलाहियतों को मुश्तहिर करके ही रहेंगे। मैंने सोच रखा था कि आखिर वक्त तक अपनी सलाहियतों को बेनकाब नहीं करूँगा। फिलहाल अपने बचाव की एक ही सूरत थी कि मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बातों में उलझाता रहूं ताकि सीक्रेट सर्विस वालों की मदद पहुंचे। अगरचे मुझे ट्रांसमीटर के जरिए कर्नल जोशुहो से रब्ता कायम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कर्नल ने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था, तुम तन्हा जाओ, मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने आदमियों को तुम्हारी निगरानी पर मामूर कर दूंगा। वो सादे लिबास में रहेंगे और तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुस्ताद रहेंगे। अब कर्नल की इसी बात का सहारा था। मैंने उस जापानी बाजीगर को बातों में उलझाने के लिए कहा, देखो मैं निहत्था खड़ा हूं। तुम लोग मुझे बेबाक और दलेर कहते हो, फिर एक दलेर आदमी को उसके शायान निशान मुकाबला करने का मौका क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारी तमाम बातों का जवाब दे चुका हूं, बस अब खामोश रहो और हमारे ख्यालात पढ़ो कि अब हम क्या करने वाले हैं। उसकी सोच कह रही थी कि पहले एक हसीना आगे बढ़कर स्केटिंग करती हुई तलवार चलाएगी, फिर यही हुआ। उसने अपनी सोच के मुताबिक दाएं हाथ की तलवार को लहराते हुए एक हसीना से कहा, सोमिकू, फरहाद तुम्हें बुला रहा है, जाओ। मैंने आगे बढ़ने वाली लड़की को देखा। वो आगे बढ़ने से पहले झिझक गई। उन्हें पहले से बता दिया गया था कि वो लड़कियां जिसके सामने तलवारें लेकर जा रही हैं वो खाली हाथ रहकर भी बेहद खतरनाक होता है। इसलिए सोमिको के दिमाग में अपनी मौत का भी अंदेशा था। वो पहियों पर फिसलती हुई मेरे सामने 2 गज के फासले पर आ गई और स्केटिंग करती हुई कभी जिम्नास्टिक के करतब दिखा रही थी, कभी फिजा में तलवार चला रही थी। नंगी तलवार फिजा में शाएं शाएं करती हुई इधर से उधर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बिजली की तरह कौंध रही थी। वो एक बार मेरे दाएं तरफ आई, फिर मेरे पीछे से गुजरी, फिर बाएं तरफ से सामने आ गई। उसकी तलवार पहली बार मेरे सर पर से गुजर गई, दूसरी बार मेरी ठोड़ी के नीचे से होकर फिजा में फिर रक्स करने लगी। मैं अपनी जगह एक मुजस्मे की तरह खड़ा था। ऐसे वक्त मौत के खौफ से मुझे डगमगाकर गिर जाना चाहिए था, लेकिन सोमिको की हर हरकत से पहले उसका दिमाग मुझे बता देता कि इस बार तलवार मेरे सर पर से गुजर जाएगी। मैं साकित खड़ा रहा कि जब तलवार मेरी तरफ आती तो मैं दिखावे के लिए खौफजदा हो जाता, और जब गुजर जाती तो मैं घबरा घबरा कर जोर जोर से सांस लेने लगता। वो जापानी सिपा सलार मेरी इस दहशत से महफूज हो रहा था। सोमिकू अपने जिस्म को बल देकर खम खाकर स्केटिंग के कमालात दिखा रही थी। मैंने उस फूल की सोच में कहा, फरहाद टेलीपैथी नहीं जानता, वरना अब तक मेरे दिमाग में हलचल मचा देता। मैं तो बखैरियत अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हूँ। उसकी सोच ने कहा, कुछ भी हो, आदमी दिलेर है, मौत के साए में जमकर खड़ा हुआ है। मैंने पूछा कि ऐसे इंसान को बेबसी और लाचारी की हालत में मरना चाहिए? नहीं, इंसाफ तो ये है कि इसे अपनी मुदाफ़ियत का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन दुश्मन की गर्दन उतारते वक्त इंसाफ को कोई नहीं पूछता। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, लेकिन मेरी उससे क्या दुश्मनी है? क्या मैं दिल से इसे दुश्मन कह सकती हूँ? नहीं। वो सोचते सोचते ठिठक गई। उसी वक्त सिपा सालार ने उससे कहा, बस तुम वापस आ जाओ और तुम दोनों आगे बढ़ो। उसने दूसरी लड़कियों को हुक्म दिया। वो दोनों लड़कियां सोमिको से ज़्यादा फुर्तीली थीं। मैदान में आते ही स्केटिंग करती हुई एक दूसरे पर तलवार से हमला करने लगी।
वो आपस में लड़ती हुई मेरे पास आकर मुझ पर तलवार के 2-4 हाथ दिखाना चाहती थी। सोमिकू अपनी जगह वापस जाकर बड़ी उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और सोच रही थी, माय गॉड, मैं कमालात दिखाते वक्त क्या फरहाद के मुतल्लिक सोच रही थी? हाँ, मेरे दिल में डर था और जिससे डर लगता है दिमाग उसी के मुतल्लिक सोचता है। मैं उसकी मुकम्मल सोच को ना पढ़ सका। एकदम से चौंक कर ज़रा डगमगा गया क्योंकि दोनों लड़कियों की तलवारें शाएं शाएं करती हुई मेरे आगे और पीछे से गुजर गई थी। अब उनमें से एक मेरे आगे थी, दूसरी पीछे। मैं मोहतात हो गया क्योंकि वो चिकने फर्श पर फिसल रही थी। फिसलने के दौरान धोखे से उनके हाथ बहक सकते थे। उनके सिपा सलार ने कहकर हलगाते हुए कहा, फरहाद, पहली बार सोमिको तुम्हारे सामने तन्हा आई थी। हो सकता है कि तुमने उसके दिमाग की रीडिंग की हो, लेकिन अब तुम बैक वक्त 2 लड़कियों के दिमागों को नहीं पढ़ सकते। अगर एक को कंट्रोल करोगे तो दूसरी तुम्हारे लहू से खेलेगी। वो दुरुस्त कह रहा था। मैं अपने सामने वाली लड़की को देख रहा था, लेकिन मेरी दिमागी आंखें उस लड़की को देख रही थी जो मेरे पीछे तलवार के जौहर दिखा रही थी। उनके सिपा सलार ने थोड़ी देर तक अपने मतलूबा रद्द-ए-अमल का इंतजार किया। फिर उसने दोनों को अपनी तरफ बुलाकर मुझसे कहा, बिलाशुबा तुम एक चट्टान हो। जो चट्टान अपनी जगह से हटाई नहीं जा सकती उसे तोड़ दिया जाता है। दोनों लड़कियां उसके दाएं बाएं जाकर खड़ी हो गईं। उसने कहा, तुम्हें अपनी टेलीपैथी को आजमाने की जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम तीनों बेयक वक्त तुम पर हमला करेंगे ताकि तुम बेयक वक्त तीनों को दिमागी तौर पर कंट्रोल ना कर सको। इतना कहते ही अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। कोई लाउड स्पीकर से कह रहा था, कोठी नंबर 412 के मकीनों को मुखातिब किया जा रहा है। इस कोठी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगर वो अपनी जान की अमान चाहते हैं तो मिस्टर फरहाद और मादाम सोनिया को फौरन बाहर भेज दें। मेरे सामने खड़े हुए जापानी ने हकारत से कहा, तुम्हारी मदद को आने वाले ये नहीं जानते कि हम जान की अमान चाहने के लिए इस कमरे में नहीं आए हैं। उन्हें चीखने दो, हम तुम्हारे चीखने का तमाशा देखेंगे। मुझे उसकी सोच ने बताया कि बस ये मेरा आखिरी वक्त है, बैरूनी इमदाद भी मुझे नहीं बचा सकेगी। फिर ऐसी हालत में मैं आखिर अपनी सलाहियतें कैसे न आजमाता। जनाना फौज के सिपा सलार ने नाराबाजी के अंदाज में चीख मारी। मुझे अपनी खौफनाक आवाज़ से खौफजदा करना चाहा। फिर दोनों हाथों से 2 तलवारें चलाता हुआ आगे बढ़ा। दोनों लड़कियां भी तलवार घुमाती हुई उसके साथ बढ़ रही थीं और मैं उनके लीडर के दिमाग में झांक रहा था। उसकी सोच कह रही थी, फरहाद अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेगा। मैं इसके करीब पहुंचते ही इसके सीने पर तलवार की नोक से खराश डालकर गुजर जाऊंगा। दूसरी बार नहीं, मैंने उसकी सोच में एक झटके से कहा, अभी। हाँ, अभी मैं तलवारों को घुमाता हुआ तेजी से घूम रहा हूँ। ये घूम गया और वो घूम गया। इसके साथ ही दोनों लड़कियों की चीखें सुनाई दी। तेजी से गर्दिश करती हुई तलवारों में से एक तलवार एक खूबसूरत सी कलाई को काटती हुई गुजर गई। दूसरी तलवार ने दूसरी लड़की के सीने से लहू उछाल दिया। सिपा सलार रवानी में एक गोल चक्कर काटकर ठिठक गया और अपने आसपास फर्श पर तड़पने वाली फौज को ताज्जुब से देखने लगा। ये क्या हो गया? उसकी सोच कह रही थी, ये तो मेरे ही हाथों मर रही हैं। ओह, समझ गया, फरहाद अपनी असलियत दिखा रहा है। वो मुझे गुस्से से गुर्राते हुए देखने लगा। उसकी जगह कोई और होता तो खौफजदा होकर हथियार फेंक देता, लेकिन वो सोच रहा था, इसकी टेलीपैथी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता रहूं और इस पर हमले करता रहूं ताकि इसकी सोच मेरे दिमाग को ना बहका सके। ये सोचते ही उसने चीखना चाहा। मैंने फ़ौरन ही उसके दिमाग को झटका पहुंचाया। मैं पीछे जा रहा हूं। वो एक झटके से पहियों पर फिसलता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। बाईं तरफ दीवार थी। वो तेजी से घूमते हुए जोरदार आवाज़ में टकराकर उल्टे पांव वापस आया और फर्श पर पड़ी हुई लड़की से उलझकर चारों शाने चित हो गया। उसके हाथों से तलवार छूट गई और वह गुस्से और जल्दबाजी में उठने की कोशिश करते हुए बार बार फिसल रहा था। मैंने सोमिको की तरफ देखा तो वो सहम कर दीवार से लग गई। नहीं नहीं फरहाद, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरा दिमागी तवाज़ुन न बिगाड़ो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जुबान से न कहो तब भी मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम इसी तजब्जुब में मुब्तला थी कि तुम मुझे दिल से अपना दुश्मन समझ सकती हो या नहीं। वह जल्दी से इस बात में सर हिलाती हुई बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल यही सोच रही थी। इतनी सी देर में वह जापानी फिर उठ खड़ा हुआ। वो स्केटिंग करता हुआ अपनी तलवार उठाने के लिए बढ़ रहा था। मैंने उसे दूसरी तरफ बढ़ा दिया। वो गुस्सा से मुट्ठियां भींचता हुआ फिर मेरी तरफ पलट गया। मैंने फिर उसे दूसरी जानिब घुमाकर दीवार से टकरा दिया। इसके बाद सोमिको से कहा, अगर तुम दिल से मेरी दोस्त हो तो आगे बढ़ो और अपनी तलवार से अपने सिपा सालार की खैरियत मालूम करो। वो इल्तिजा अमेज नज़रों से देखती हुई बोली, मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन अपने मास्टर पर हाथ उठाऊंगी तो मेरा अपना किरदार मस्क हो जाएगा। मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई। उसके सोचने के अंदाज पर बड़ा प्यार आया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी बातें तुम्हारे साफ सुथरे किरदार की कमाज हैं। तुमने मेरा एतमाद हासिल कर लिया है। तुम्हारे मास्टर मेरा दुश्मन है। फिर मैं उससे निमटने लगा।
उसे पहिएदार जूतों पर इधर से उधर दौड़ाने लगा। कभी वह इस दीवार से टकरा रहा था और कभी उस दीवार से। बंद कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थीं। बाहर अब फायरिंग शुरू हो गई। इस कोठी से भी जवाबन फायरिंग हो रही थी। जापानी गुस्से से पागल होकर खुद अपना सर दीवार से टकराने लगा। मैं उसे शह देता रहा। थोड़ी देर बाद वो चकराकर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। वो मेरे करीब ही गिरा था और एक तलवार मेरे कदमों के पास पड़ी थी। मैंने तलवार उठाई, फिर उसका किस्सा तमाम करने के बाद कहा, सोमी को इन तीनों की छुट्टी हो गई। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस कोठी में और कितने अफराद हैं तो तुम्हारे लिए बात भी असूल के खिलाफ होगी। तुम तंजीम से गद्दारी नहीं करोगी? करूंगी, क्योंकि ये तंजीम मेरे असूल के और मिजाज के खिलाफ है। मैं यहाँ मजबूरन जिंदगी गुजार रही थी। शाबाश, तो फिर बताओ यहाँ कितने लोग हैं? मिस बटरफ्लाई अपने भाई बहन के साथ यहाँ से चली गई है। अब एक बूढ़ा और 2 नौजवान रह गई हैं। वही तीनों जवाबी फायरिंग कर रही हैं। मैंने इसी हालत में आंखें बंद करके उस बूढ़े जूडो मास्टर के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपने 2 नौजवान साथियों के साथ छत पर मोर्चा बनाए हुए बैठा था और उन्हें अपनी पोजीशनें बदलने के लिए कह रहा था। उसके एक साथी ने कहा, ओल्ड मैन, नीचे स्केटिंग रूम से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। बूढ़ा ज़रा ऊंचा सुनता था। उसने कहा, हाँ, फरहाद की आखिरी चीखें हैं। नहीं ओल्ड मैन, अपना मास्टर चीख रहा है। अब हमारी बारी है। हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। जमामर्द होकर बुज़दिली की बातें ना करो, जाओ अपने साथी की मदद करो। नौजवान ने बुरा समूह बनाया, फिर बूढ़े को घूरता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा। मैंने बूढ़े को उसकी सोच में भड़काया। इस नौजवान के तेवर बदल गई हैं। ये मुझे घूर कर देख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए फौजियों के सामने हथियार फेंकना चाहता है। अगर ये ऐसा करेगा तो मैं अपनी स्टेन गन की नाल इस तरह इसकी तरफ कर दूंगा। जिस तरह सोच ने कहा उसी तरह स्टेन गन की नाल बेख्तियार नौजवान की तरफ हो गई। वो दूसरे नौजवान के पास पहुंच गया था। मैंने एक झटके से कहा, ट्रैगर दबाओ। तड़ तड़ा तड़ की आवाज़ के साथ स्टेन गन इधर से उधर हुई। दोनों नौजवान चीखें मारकर एक दूसरे से टकराए, फिर फर्श पर गिरकर ठंडे पड़ गए। बूढ़ा बौखलाकर फर्श पर बैठ गया। उसके हाथों से स्टेन गन छूट गई। हैरत से मुंह खोलकर सोच रहा था, यह मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से अपने साथियों को मार डाला। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। मैं पागल हो गया हूँ। अपने हाथों से इन्हें मारकर हकीकत से इनकार कर रहा हूँ और पागल हो गया हूँ। वो बेख्तियार कह लगाने लगा। मैंने उसकी सोच में कहा, सब मर गए। जो बचे थे उन्हें मैंने मार डाला। अब अपने बाल नोचना चाहिए। वो बाल नोचने के लिए सर की तरफ हाथ ले गया, मगर वो गंजा था, इसलिए चीखने लगा, हाय मैं गंजा हूँ। मैं किस कमबख्त के बाल पकड़ कर नोचूं? वो कपड़े फाड़ने के लिए अपना हाथ गिरेबान की तरफ ले जा रहा था। मैंने कहा, हाय मैं नंगा हूँ। उसने अपने लिबास को गौर से देखते हुए कहा, नहीं मैं नंगा नहीं हूँ। हाँ मैं नंगा हूँ। मैंने उसे बहकाया। मुझे किसी से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बेलिबास कह रहा है। वो मेरी हदायत के मुताबिक उठकर खड़ा हो गया, फिर उछलकर छत की मुंडीर पर चढ़ गया और मुहासरा करने वाले फौजियों से चीखकर कहने लगा, खबरदार, मैं नंगा नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह देखकर बताओ, क्या मेरी पतलून नजर आ रही है? अगर सही जवाब ना दिया तो मैं गोली मार दूंगा। ठाएं से गोली चली। वो दोनों हाथों से सीने को थामकर आगे की तरफ झुका, फिर छत की बुलंदी से जमीन की पस्ती में धम से आ गिरा। मैंने आंखें खोल दी। दिमाग की स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म खत्म हो चुकी थी। अब निगाहों के सामने दूर सोमी को खड़ी हुई थी। उसने पलकें झपकाते हुए पूछा, तुम शायद ये दिमागी खेल खेल रहे हो? हाँ, अब वो खेल तमाम हो चुका है। मुझे इस कमरे से निकलने के लिए क्या तुम सहारा दोगी? वो स्केटिंग करती हुई मेरे पास आकर बोली, पहले मैं सहारा दूंगी तभी तुम सहारा ले सकोगे। देखो इस तरह। उसने मेरी कमर के गिर्द अपनी दोनों बाहों का हल्का बना दिया। मैं डगमगाने लगा। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, हम बाहर नहीं जाएंगे, दरवाज़ा बंद है। मैंने कहा, आगे बढ़ो, दरवाज़ा खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। बाहर दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। वो 3 बार दस्तक की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलता था। तुम्हारे इत्मीनान से जाहिर हो रहा है कि अब बाहर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तो फिर दरवाज़ा खोलने वाला वो बूढ़ा भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। मैं दिमाग की स्क्रीन पर देख चुका था कि दुश्मनों में अब एक भी दरवाज़ा खोलने वाला जिंदा नहीं। लिहाजा मैं दोस्तों की खबर देने लगा। उनमें से एक लाउड स्पीकर से बोल रहा था। उसका ख्याल था कि इस कोठी में अब भी दुश्मन छुपे हुए हैं। मैंने सोमी को से कहा, हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं दरवाजे तक पहुंचकर अपने आदमियों को बुलाना चाहता हूं। वो कुछ मायूसी होकर मुझे अपने साथ खींचती हुई दरवाजे तक जाने लगी। उसकी सोच कह रही थी, हमारी तंजीम की तमाम लड़कियों को यह बताया गया है कि फरहाद हसीन लड़कियों का रसिया है, लेकिन ये मेरी कुर्बत के बावजूद पारसा बना हुआ है। क्या ये पारसाई का ढोंग रचा रहा है? ऐसा सोचते ही वो ठिठक गई। उसकी दूसरी सोच ने कहा, मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये मेरे ख्यालात पढ़ सकता है। और इस वक्त भी वो फौरन ही सर उठाकर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान बना दरवाजे तक पहुंच गया। उसने कहा, फरहाद सच बताओ,
क्या तुम मेरी सोच को नहीं पढ़ रहे हो? मैंने ताज्जुब का इजहार किया, फिर गहरी संजीदगी से कहा, मैं इस वक्त यहाँ से निकलने की फिक्र में हूँ। मैं किसी खास वजह के बगैर किसी के दिमाग में नहीं झांकता। तुम ये बताओ, क्या सोनिया को यहाँ लाया गया है? उसने जवाब दिया, इस तंजीम में हमें सिर्फ अपने हिस्से का काम समझाया जाता है। अगरचे हर जगह तुम्हारे नाम के साथ सोनिया का नाम आता है, मगर मुझे उसके मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया। अपने तौर पर मेरी ये मालूमात हैं कि यहाँ एक सांवली सी लड़की एक कमरे में लाकर बंद की गई है। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, शायद वही तुम्हारी सोनिया हो। वो लड़की सोनिया ही हो सकती थी। मैं बंद दरवाजे को पीट कर कहने लगा, इधर गोली ना चलाना, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। कोठी में बेधड़क चले आओ, अब यहाँ फायरिंग नहीं होगी। फौरन आकर दरवाज़ा खोलो। पहली बार मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंची, मगर वो मुझे आवाज़ से पहचान ना सके और ना ही बातें अच्छी तरह सुन सके। दूसरी बार मैंने लाउड स्पीकर से बोलने वाले के दिमाग में झांक कर उसकी सोच में कहा, कोठी से आवाज़ आ रही है, शायद फरहाद हमें मुखातिब कर रहा है, मुझे तवज्जो से सुनना चाहिए। ये कहकर मैंने बुलंद आवाज़ से उन लोगों को दोबारा मुखातिब किया। इसके साथ ही स्पीकर से बोलने वाले के दिमाग से राब्ता कायम रखा। इस तरह मेरी बात का एक एक लफ्ज़ उसकी समात तक पहुंच गया। 1 मिनट के बाद ही वो लोग कोठी के अहाता में दाखिल हो गए। मैंने सोमिकू से कहा, मेरे आदमी यहाँ आ रहे हैं, मेरे अपने लोग भी। मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं, सिर्फ सोनिया जानती है। आज तो मेरे इस राज से वाकिफ़ हो गई हो। तुम्हारा ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, औरतें पेट की हल्की होती हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे इस राज को एक नहीं 2 औरतें जानती हैं। सोनिया तो खैर एक आहनी कुफल है, वो टूट सकती है मगर कभी खुल नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हारी ज़ात पर कैसे भरोसा करूं? मैं तुम्हें ज़ुबान से यकीन नहीं दिला सकती। अगर मुझ पर भरोसा है तो किसी कड़ी आजमाइश के वक्त मुझे आजमा लेना, और अगर नहीं है तो अभी मेरा दिमागी तवाजुन बिगाड़ दो। मैं किसी से कुछ कहने के काबिल नहीं रहूंगी। सोमिकू ने यह साबित कर दिया था कि वो उसूलों की पाबंद है। मैंने कहा, मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद होने तक तुम्हें अपनी निगरानी में रखूंगा। मैं कहते कहते रुक गया। कमरे के बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने बुलंद आवाज़ से उन्हें बताया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, उसे खोला जाए। कदमों की आवाज़ें करीब आई, फिर मोहतात अंदाज में दरवाज़ा खुल गया। सोमिको स्केटिंग करती हुई मुझे बाहर ले आई। फौजी जवान हमें हैरानी से देख रहे थे। सोमिको जैतून के तेल से नहाई हुई थी और मैं सर से पांव तक ग्रीस में लुथड़ा हुआ था। मैंने एक फौजी अफसर से कहा, कमरे में स्केटिंग शूज़ के बगैर ना जाना। अपने आदमियों से कहो कि मुझे एक जगह लिटाकर मेरी सफाई करें और मेरे लिए लिबास का इंतज़ाम करें। मेरी बात ख़त्म होती ही एक नौजवान ने आकर खुशखबरी सुनाई कि सोनिया मिल गई है, मगर वो बेहोश पड़ी है। मैंने फ़ौरन ही सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। ये तो मैं पहले ही से जानता था कि उससे फ़िलहाल दिमागी राब्ता कायम नहीं हो सकेगा। मैं खुद उसे आराम से सोने का मौका दे रहा था, लेकिन उसकी बेहोशी ने मुझे चौंका दिया। भला गहरी नींद सोने वाली बेहोशी कैसे हो सकती है? मुझे इस सवाल का जवाब उसके दिमाग से नहीं मिल सका, क्योंकि वहाँ धुंध छाई हुई थी। तमाम सोचें धुआं धुआं सी हो रही थी। मैंने एक कपड़ा मंगवाकर उसे अपने दोनों पाँव को अच्छी तरह साफ किया। जब मैं चलने के काबिल हो गया तो उस नौजवान के साथ सोनिया की तरफ जाने लगा। सोमी को मेरे साथ चल रही थी। एक कमरे में पहुंचकर मैंने सोनिया को ज़मीन पर लेटे हुए देखा। अब से पहले जब मैंने इसे दिमागी राब्ता कायम किया था तो इसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे, लेकिन अब वो आज़ादी से लेटी हुई थी। मैं करीब पहुंचकर उसके सरहाने बैठ गया। फिर मैंने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर उसके सर को ज़रा एक तरफ करके देखा तो मेरे शुबा की तस्दीक हो गई। उसके दूसरे शाने पर भी ऐसा निशान नजर आ रहा था जैसे दांत पैवस्त किए गए हों। गर्लाश ने दूसरी बार उसे जहरीले नशा से आशना किया था। मैंने हुक्म दिया इसे फ़ौरन ही तिब्बी इमदाद के लिए किसी करीबी अस्पताल में पहुंचाया जाए। इसके जिस्म में जहर फैल रहा है। मेरे हुक्म की फ़ौरन ही तामील हो गई। 2 नौजवान सोनिया को एक स्ट्रेचर पर डालकर वहां से ले गए। सोनिया नज़रों से दूर होने के बाद भी मेरे तसव्वुर में छाई रही। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद होश में आती। अब इंतज़ार करने और सब्र के सिवा कोई चारा ना था। मैं अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए ग्रीस आलूद कपड़े उतारने लगा। सोमिकू ने कहा, जो तंजीम सारी दुनिया में फैली हुई है उसका सुपर मास्टर सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान रहता है। सोनिया खुश नसीब है कि उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। मैंने जवाब दिया, सोनिया जैसी औरतें कभी कभी पैदा होती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सुपर मास्टर को ऐसी अजियतें दे देकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि। ऐसा कहते कहते मैंने अपनी जुबान रोक ली। मुझे एहसास हुआ कि अपने इल्म और अपनी ताकत के गुरूर में बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं इस काल के कायनात और कादर मुतलिक की क्या मर्जी है। मैं उसकी मर्जी के बगैर एक चूंटी को भी मसल नहीं सकता। मैं फ़ौरन ही तौबा करने लगा। सोमिकू ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? ये मुसलमानों का अकीदा है कि खुदा की मर्जी के बगैर हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, और अभी मैंने अपने माबूद की रज़ा को समझे बगैर सुपर मास्टर को हलाक करने का दावा किया था। इसलिए मैं खुदावंद करीम से अपने बड़े बोल की मुआफ़ी मांग रहा हूँ। वो मुझे बड़ी अकीदत से देखने लगी।
मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तो फिर कहाँ जाऊँ? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी निगरानी में रहूंगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे अपने करीब रखोगे? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जाकर गुस्ल करो और ढंग का लिबास पहनो। अगर तुम मेरे सामने नहीं रहोगी, इस दुनिया के आखिरी सिरे पर चली जाओगी, तब भी मैं तुम्हारे दिमाग की निगरानी करता रहूंगा। वो हैरानी से आंखें फाड़कर बोली, मैं भूल गई थी कि तुम इस तरह मेरी निगरानी। मैंने हाथ उठाकर कता कलामी की, बस ये भूलने की आदत खत्म करो और हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे दिमाग के किसी गोशे में बैठा हुआ हूँ। अब तुम जा सकती हो। मेरे बदन से ग्रीस की आलूदगी साफ हो चुकी थी। शहर के करीब बाजार से मेरे लिए लिबास और जूते वगैरह लाए गए। मैंने गुस्ल के दौरान सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो उसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। उसका दिमाग मुझसे रूठ गया था, मुझसे बातें नहीं कर रहा था। मैं लिबास बदल कर बाहर आया तो एक ऑफिसर ने मेरी तरफ ट्रांसमीटर बढ़ाते हुए कहा, कर्नल आपसे बातें करना चाहते हैं। मैंने कर्नल जोशुआ से राब्ता कायम करते ही कहा, जनाब, मैं सोनिया के इलाज के लिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने गरलाश नामी जिस जहरीले आदमी का जिक्र किया था, उसका जहर सोनिया के जिस्म में फैल रहा है। अगर उसके इलाज में जरा भी गफलत बरती गई तो मेरी दुनिया लुट जाएगी। कर्नल ने जवाब देने से पहले अपनी बेटी सुजुको की जानिब देखा। वो एक आरामदेह बिस्तर पर सो रही थी और कर्नल एक इजी चेयर पर बैठा सोच रहा था। मेरी बेटी फरहाद की शिकायतें भी करती है और तारीफों के पुल भी बांधती है। उससे दिलचस्पी का इजहार भी करती है और उस पर झिल्लाती भी है। मैं अपनी लाडली को और इसके मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। ये उसकी मोहब्बत का अंदाज है। ये फरहाद को चाहने लगी है, लेकिन फरहाद तो सोनिया के लिए दीवानावार तड़प रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस औरत की वजह से मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। कर्नल की सोच पड़ते ही मेरे दिल को एक घूंसा सा लगा। इंसान अपने जैसे इंसानों पर भरोसा ना करे तो और किस पर करे? ये वही कर्नल है जिसकी जिंदगी मैंने बचाई, वरना दुश्मन इसके खाने में जहर मिला देते। लोग कैसे बेहिस होते हैं कि अपनों की खिदमत को भूल जाती हैं। मैंने उसकी सोच में पूछा, क्या मैं अपनी लाडली बेटी की मोहब्बत में अपने फ़र्ज को और सोनिया के जज्बात को भूल जाऊं? इस सवाल ने उसे ज़रा देर के लिए उलझा दिया। फिर उसकी सोच ने कहा, मैं अपने फ़र्ज को नहीं भूल सकता, लेकिन वो दोनों हकीकतन मियाँ बीवी नहीं। उसके लिए फरहाद की दीवानगी महज जज्बाती है। जज्बात का रुख मोड़ा भी जा सकता है। अगर सुजुको फरहाद के पाँव की जंजीर बन जाए तो फिर वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सोनिया का क्या होगा? मैंने पूछा। उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। अभी तो वो अस्पताल में है, पहले वहां से वापस तो आ जाए। उसकी सोच का अंदाज बता रहा था कि सोनिया अस्पताल से वापस नहीं भी आ सकती है। डॉक्टर उसके इलाज में नाकाम भी हो सकते हैं। जी मैं आया कि अपने दिमाग के बारूद से कर्नल को और उसकी सीक्रेट सर्विस को एक धमाके से उड़ा दूं, लेकिन जोश और जुनून की हालत में कदम उठाना दानिशमंदी नहीं थी। मैंने गुस्सा को जब्त करते हुए कर्नल को दोबारा कॉल किया। जनाब, अभी मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। खैरियत तो है? हाँ, मैं दूसरे मसला में उलझ गया था, इसलिए जवाब ना दे सका। तुम इत्मीनान रखो, मैंने सोनिया के सिलसिले में हदायत दी हैं कि एक डॉक्टर हमेशा उसे अटेंड करता रहे। वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने बड़ी लगावट से पूछा, जनाब, सुजुको कहाँ है? उसे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? कर्नल खुश हो गया। उसने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर सुजुको के बिस्तर के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसे जगाने लगा। मैंने भी सोनिया की हिफाजत के लिए दोहरी चाल चलने की तदबीर सोच ली। हालात ने मुझे सिखा दिया था कि अब मुझे कर्नल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुजुको बेदार हो गई थी। बाप उसे समझा रहा था, देखो सूजी, तुम्हारी बातों से मैंने समझ लिया है कि तुम फरहाद को पसंद करती हो। तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद है। तुम चाहो तो उसे हमेशा के लिए मेरा मातहत बना सकती हो। अभी वो तुमसे बातें करना चाहता है। कम ऑन, हरी अप, इस मौका को हाथ से ना जाने दो। ये लो ट्रांसमीटर, उससे बातें करो। सुजुको ने जरा नागवारी का इजहार करते हुए ट्रांसमीटर अपने हाथों में लिया, लेकिन मैं उसके दिल की धड़कनों को गिन रहा था। वह मगरूर लड़की ये सुनकर खुश हो रही थी कि मैं खुद ही उसे याद कर रहा हूँ और उससे बातें करना चाहता हूँ। उसने ट्रांसमीटर को ऑन करके मुझे मुखातिब किया। हेलो, मैं सूजी बोल रही हूँ। तुमने ख्वामखा मेरी नींद खराब की है। हसीन लड़कियां इसी तरह दाएं दिखाती हैं, अपनी ख्वाहिशात को दिल में छुपाकर ऊपर से बेरुखी दिखाती हैं। मैंने भी ऊपरी दिल से कहा, सुजुको, तुम्हारी नींद खराब हुई मगर मेरी नींद उड़ गई है। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है या खो जाती है तो उसकी अहमियत का एहसास होता है। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं शिद्दत से तुम्हारी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। वो बड़े नाज नखरे से बोली, तुम्हारी ज़रूरत तो वो सोनिया है और वो रूथ है, उन्हें याद करो। मैं दिमाग की स्क्रीन पर देख रहा था कि कर्नल मेरी बातें सुन रहा है। मैंने उसे सुनाने के लिए कहा, सुजुको, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर की बेटी हो। मैंने तुम्हारे डैडी के काम आने के लिए रूथ से मोहब्बत का फ्रॉड किया था ताकि वो हमें तहखाने का पता बता सके। कर्नल मेरी बात से कायल होकर बेटी के सामने खामोशी से तायद में सर हिला रहा था। मैंने कहा, सोनिया के साथ भी मेरे ताल्लुकात इसी हद तक हैं। वो मेरे आड़े वक्त में काम आती रहती है, अब तुम्हारे डैडी के काम आ रही है।
मैं चाहता हूँ कि ऐसी बासलाहियत औरत तुम्हारे डैडी की मातहत बनी रहे, इसीलिए उसे हर हाल में जहर के असर से बचाना चाहिए। सुजुको, माई स्वीट, दुनिया की कोई लड़की तुम्हारी वो जगह नहीं ले सकती जो मेरे दिल में है। अब वो मुस्कुरा रही थी। वो अपने डैडी के सामने शर्मा रही थी। उसके डैडी ने कहा, फरहाद से कहो कि अगर वो तुम्हें इतना ही चाहता है तो यहाँ आ जाए। सुजुको ने ट्रांसमीटर का कॉल बटन दबाते हुए कहा, मैं किस तरह यकीन करूं कि तुम मुझे दिल से चाहते हो? अगर ये सच है तो मुझसे दूर क्यों हो? यहाँ चले आओ, मैं फकौका के रेस्ट हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुजुको, मोहब्बत ऐसी है कि फ़र्ज़ भी अदा होता रहे। ये मेरी अहम जिम्मेदारी है कि मैं सोनिया के होश में आने तक यहाँ रहूँ। उसके होश में आते ही उससे बहुत सी अहम मालूमात हासिल करनी है जो तुम्हारे डैडी के लिए फ़ायदेमंद होंगी। ऐसी हालत में मैं तुमसे तवक्को करता हूँ कि तुम बिला ताख़ीर मुझसे मिलने आओगी। कर्नल ने मेरे एहसास से जिम्मेदारी से मुतासिर होकर बेटी से कहा, फरहाद वाकई मेरी खातिर वहाँ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। सूजी, उससे कहो कि तुम अपने डैडी के साथ वहाँ आ रही हो। सुजुको ने बड़ी मोहब्बत से एहसान जताते हुए मेरे पास आने की खुशखबरी सुनाई। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। अब दोनों बाप बेटी को सोनिया से पहली जैसी दावत नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहता था। अब मैं ऐसी चाल चलना चाहता था कि कर्नल सोनिया की ज़िंदगी बचाने पर मजबूर हो जाता। मैंने कोठी से बाहर आकर वो ट्रांसमीटर ऑफिसर को वापस करते हुए कहा, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मैं सोनिया के करीब रहना चाहता हूँ। उसी वक्त सोमी को स्कर्ट और ब्लाउज पहने क़यामत की चाल चलती हुई मेरे पास आ गई। मैंने सोचा सुजुको बजरिया त्यारा 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। अगर उसने सोमिको को मेरे साथ देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने सोमिको को एक तरफ ले जाकर कहा, मैं तुम पर बड़ी हद तक एतमाद करने लगा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तंजीम का कोई आदमी मुझे गद्दार समझकर कत्ल कर देगा। यूं भी मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाकर पनाह लूँगी। फिलहाल तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम हिरासत में रहो। ये फौजी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सोनिया होश में आ जाएगी तो मैं तुम्हारी हिफाजत और रिहाइश का माकूल इंतजाम कर दूंगा। वो मेरे साथ वक्त गुजारने आई थी। मायूस होकर बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे रहम करम पर हूँ, तुम जो कहोगे वही करूँगी। मैंने प्यार से उसे कहा, हाँ, तुम इसी तरह मेरा एतमाद हासिल करती रहोगी। अब जाओ, आराम करो। वो कोठी में वापस चली गई। मैं एक जीप कार में बैठकर अस्पताल की तरफ जाने लगा। रास्ते में मैंने सुजुको की सोच को पढ़ा। वो अपने डैडी के साथ एयरफोर्स के हवाई अड्डे की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी ताकि जल्द अज जल्द मेरे पास पहुंच सके। 1 अनार और 2 बीमार वाली बात थी। मैंने दूसरी बीमार सोमिको के दिमाग में झांक कर देखा। वो बटरफ्लाई के बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और छत को घूरती हुई सोच रही थी, क्या तंजीम के लोग गलत कहते हैं कि फरहाद हसीन लड़कियों का शहदाई है? मुझे तो वो ऐसा नहीं लगता। मैं हसीन हूँ, जवान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, मगर वो मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रहा। लेकिन म्यार भी कोई चीज़ होती है, क्या मैं उसके म्यार के मुताबिक नहीं हूँ? ये सोचकर वो कुछ मायूस हुई, कुछ अपनी नाकदरी का एहसास हुआ। फिर वो अपने आप को समझाने लगी, नहीं, मैं ऐसी हूँ कि आला ज़ौक़ और उम्दा म्यार की हद मुझ पर आकर ख़त्म हो जाती है। दरअसल फरहाद बहुत से मसाइल में उलझा हुआ है, इसीलिए मुझसे दूर हो गया है। मैंने कई बार अपने दिमाग के दरीचे खोलकर उसे पुकारा, मगर वो मेरी सोच को नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो मसरूफ़ था। काश कि मैं उसकी परेशानियां अपनी बाहों में समेट लेती। मैंने उसकी सोच में कहा, अपनी बाहों में समेटने का वक्त भी आ जाएगा। अभी फरहाद मेरे दिमाग में नहीं झांक रहा। यह अच्छा मौका है। मुझे संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं तंजीम से गद्दारी करके ज़िंदा रह सकूंगी? वो बड़ी संजीदगी से सोचने लगी। अब तो जो कुछ भी हो, मैं गद्दार बन चुकी हूँ। मैं बार बार सोचती थी कि किसी तरह आज़ाद होकर एक आम शहरी की तरह अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारूं। अब अगर फरहाद जैसे मर्द का सहारा पाकर भी मैंने इस तंजीम से रिश्ता ना छोड़ा तो फिर मैं अपने मिजाज के मुताबिक कभी ज़िंदगी ना गुजार सकूंगी। मैंने कहा, मगर फरहाद तो सोनिया का दीवाना है, वो मेरा मुस्तकिल सहारा नहीं बनेगा। उसकी सोच ने कहा, आइंदा की बातें कौन जानता है कि तकदीर किसको किसके पास ले जाती है। अभी तो इतना ही सहारा बहुत है कि उसने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उसके ख्यालात ने मुझे खुश कर दिया। उसका जाहिर और बातिन साफ था। उसके दिमाग के किसी गोशे में मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं थी। मैंने उसे सोच के जरिए नहीं छेड़ा, उसे उसके अपने ख्यालात में बहने के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद मैंने अस्पताल में पहुंचकर सबसे बड़े डॉक्टर से सोनिया का हाल पूछा। हमने इसका खून टेस्ट किया है, डॉक्टर ने कहा। खून में जहर का हल्का सा शायबा पाया गया है। वैसे खतरे की कोई बात नहीं, हम इस जहर का तोड़ कर चुके हैं। मेरे अंदाज़ा के मुताबिक वो 1-1.5 घंटे में होश में आ जाएगी। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई डॉक्टर हर 15 मिनट के बाद अटेंड करता रहेगा। डॉक्टर ने मुझे सोनिया के कमरे में पहुंचा दिया।